Good afternoon. Let's start the class today. आप लोगों ने कल के जो मैंने वर्कबुक के लिए कहा था, आप लोग देख पाए थे? कुछ क्वेरीज है? Anything that you want me to discuss before I start आज के क्लास का कंटेंट? मैडम एक नेक गर्थ था, उसमें एक जगह लिखा है दिस इज हाफ ऑफ आरबी। आरबी क्या है? कहाँ ये पे मिला है पेज आपको ये? नंबर 35। पेज नंबर 35 जो हमारी बुक है उसका 35 पेज नंबर नेक गर्थ का ठीक है, बताया हुआ है। मैं खोल लेती हूँ। पेज 35 तो आप काफी आगे निकल गए हैं, आप पॉसिबली डेमोन्स्ट्रेशन में चले गए हैं। नहीं नहीं मैम, मैं तो प्रैक्टिकल वर्कबुक नहीं, नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक है उसकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल वर्कबुक में ही मैं बोल रही हूँ। प्रैक्टिकल वर्कबुक में कहाँ पे है आप? मैम प्रैक्टिकल में नहीं है, नॉर्मल जो बुक फिर हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें। अच्छा, बुक में ही है, हाँ हाँ, पैटर्न्स पेज वाले नंबर पार्ट में। 35 में ओके, लेट मी चेक। प्रोसेस ऑफ टेकिंग मेजरमेंट में गर्थ मेजरमेंट में नेक गर्थ। 3.2.2। लेट मी जस्ट ओके। अच्छा, गर्थ में मैम एक तो यहाँ लिखा हुआ है कि नेक का जो मेजरमेंट करना है वो थिक थ्रेड से करना है, मेजरिंग टेप से नहीं करना है। मेजरिंग टेप से, देखिए थिक थ्रेड से करेंगे वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें हो सकती है, आप दो तरीके से, कल भी मैं जो बात बोल रही थी, जब हम टेप से करते हैं ना, व्हाट हैपेंस इज के अगर हम मैं सीधा लूंगी, और वही मैं बात बोल रही थी आपको कि आप अगर टाइटली लेंगे मेजरमेंट, सो इट विल फॉल लाइक अ कॉलर, ठीक है। हम्म। ऑन द अदर हैंड अगर आप थ्रेड से अगर लेते, इसीलिए मैं बोल रही थी वो दो फिंगर बीच में अगर आप इंसर्ट कर देते हो इन इनसाइड द टेप, तो वो आपका लूजनेस आ जाता है। हाउएवर अगर आप थिक टेप से करते हो, कहीं कहीं पे ये भी बोलता है जहाँ पे द आपका मेजरमेंट का नेक का, अगर जो वो पतले वाले चेन्स होते हैं, अगर आप एक चेन डाल लो गले में और उसका मेजरमेंट लो, तो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ गुड नेक मेजरमेंट, ठीक है। नेक आरबी, देखिए आइडियली इसका मतलब तो कुछ बैठना नहीं चाहिए, बट आरबी व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज you know can be measured as something like जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें है, इन्होंने कुछ मार्किंग किया है, मार्किंग भी नहीं किया है। आइडियली देखिए आरबी का नॉर्मल फुल फॉर्म इज राउंड बेस, बट देन आई डू नॉट थिंक दैट इज व्हाट दे मीन इट हियर, बट एनी विच वेज थिक टेप से करने से ये फायदा होगा आपका कि वो सीधा वो वही वाले लेंथ आपका बैठ जाएगा। अगर आप मेजरमेंट टेप से कर रहे हो, तो आप फिंगर डालो एंड देन मेजरमेंट करो, तो आपको वो मेजरमेंट, वो लेंथ मिलेगा। ईदर वे इज ओके। कुसुम, इज दैट ओके? यस मैम। ओके ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चंस है? मैम, इसमें नेक्स्ट पेज में अक्रॉस बैक है, हम्म। उसका मेजरमेंट लिखा हुआ है अक्रॉस बैक लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर बिलो नेप फ्रॉम यूके साइज। नेप क्या होता है? नेप कल ही तो बताया था आपको, जब हमारा नेक का जो बेस लाइन है, उसका फ्रंट को हम नेक पॉइंट बोलते हैं, उसका बैक में जहाँ पे सेंटर बैक लाइन जो है, हमारा हमारे बॉडी का जो सेंटर बैक लाइन है, वो जहाँ पे हमारे नेक बेस के साथ मैच करता है, उस पॉइंट को हम नेप बोलते हैं। अगर आप अपने बॉडी में टच करेंगे, देयर इज वन पॉइंट जहाँ पे आपका बोन थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना, हम्म। उस पॉइंट को हम नेप ओके। बोलते हैं। तो वहां से और अगर हम फ्रंट मेजर में? करते हैं, फ्रंट साइड में? बैक में, बॉडी फ्रंट के में बैक, कहाँ होगा? फ्रंट में नेप नहीं होगा ना, फ्रंट में नेक पॉइंट है, ओके। बैक में नेप अच्छा ठीक है, ओके। है ना। मैम आपने पीपीटी नहीं भेजा मैम।
कल मैंने बोला था। देखिए पीपीटी तो मेरा कंटेंट के हिसाब से है ना, जो भी मटेरियल है आपकी ज्ञान कोश के कंटेंट के हिसाब से ही है, आप प्लीज उससे देखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू आल्सो। एंड आई डोंट थिंक आई शुड बी सेंडिंग यू थिंग्स, वो भी सही नहीं है। ठीक है, आपका जो कंटेंट स्टैंडर्ड कंटेंट है वो आपकी ज्ञान कोश में ही है, और जो भी पीपीटी में दिखा रही हूँ आपकी ज्ञान कोश के कंटेंट के हिसाब से ही दिखा रही हूँ। ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन, वो इसी में नेक्स्ट पेज में आर्म होल डेप्थ, हम्म। इसको कैसे मेजर करेंगे? जो लिखा है 2.5 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम आर्म पिट, और उसको अ, फिर पीछे मार्क करना है, पॉइंट बैक लाइन में ले जाता है, बैक अभी सेंटर लाइन देखिए में, वो कैसे आर्म करना है? होल, हाँ मैं बता रही हूँ। जैसे जो आर्म पिट मतलब क्या है, जहाँ पे आपका हमारा हाथ बॉडी के साथ जॉइन हो रहा है उस पॉइंट को हम आर्म पिट बोलते हैं, करेक्ट है ना? यस। तो वहां से हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा गारमेंट जब हम ड्रेस पहनते हैं तो एग्जैक्टली वो जॉइनिंग पॉइंट में, बॉडी जॉइनिंग पॉइंट में तो होता नहीं है, थोड़ा नीचे होता है। हेंस हम वो 2.5 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हैं। सो अगर हम स्ट्रेट रखते हैं हाथ जहाँ पे हमारा हाथ जॉइन हो रहा है, उससे 2.5 सेंटीमीटर वी गो डाउन। ठीक है। अब वही वाले लेवल पे अगर हम पीछे ले जाए, इसीलिए मैं कल जब मैं बता रही थी कि पीछे एक मिरर होना इज ऑलवेज एडवाइसेबल, तो उसी पॉइंट को अगर हम एक टेप लगा के पीछे ले जाए तो आपके नीप से जो डेप्थ आता है वही हो गया आपका आर्म होल डेप्थ। अब ओके, आया समझ में? ठीक है मैम। हाँ जी। एनीथिंग एल्स? ओके, फिर आई थिंक हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिगार्डिंग फ्यू थिंग्स लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। मैं कल आप लोगों के क्लास के बाद आई स्पोक टू इग्नू ऑफिस ऑल्सो। अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपने रीजनल सेंटर में प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपके इश्यूज लग रहे हैं। रिगार्डिंग इवैल्यूएशन, आप कोई कोई कुछ मुझे फॉर्म्स के बारे में पूछ रहे थे, वो फॉर्म्स का जो भी फॉर्मेट का बारे में बात करना है, प्लीज़ अपने रीजनल सेंटर पे बात कीजिए, उसके ईमेल कीजिए। दे शुड रिस्पॉन्ड टू इट, दे हैव सेड दे विल इंश्योर दैट दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। पहला है ये। दूसरा है, शायद कुछ एक असाइनमेंट है जो कि आपका अपलोड हुआ है, जो आपको फुल बना के आपके रीजनल सेंटर में कुछ क्वेश्चंस है शायद, तो क्वेश्चंस को आप आफ्टर ये हमारा कोर्स वर्क खत्म होगा उसके बाद अपने रीजनल सेंटर में सबमिट कीजिए। दूसरा, देयर विल बी फ्यू स्मॉल असाइनमेंट्स दैट आई विल गिव व्हिच विल बी द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क व्हिच इज द फाइनल इवैल्यूएशन, जो कि मैं इवैल्यूएट करूंगी। इज दिस ओके नाउ? यस मैम। जो मुझे आप सबमिट करेंगे। मैम ठीक है। लेकिन जो रीजनल सेंटर में सबमिट करना है, जो नेट पे है, उसकी लास्ट डेट 30 मार्च थी, और अभी एक्सटेंड करके 15 अप्रैल कर दिया है। हाँ, तो हमारे क्लासेस तो हो जाएंगे तब तक, है ना? ठीक है, ठीक है है मैम। ना? हमारा कंटेंट देखिए फ्राइडे तक ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी बचेगा वो आपका इवैल्यूएशन बचेगा। जो लास्ट क्लास हम लोगों का बच रहा है, जो कि आई थिंक इज शेड्यूल्ड ऑन 17th, तो उसमें आप ही अपना काम दिखाओगे। बाकी 11 तारीख तक मेरे एंड से करिकुलम का डिलीवरी खत्म हो जाएगा, तो यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट। ठीक है। बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट्स का भी है और जो कि जिसके डेट्स अगर नहीं हो रहे, तो आप प्लीज़ एक बार रीजनल सेंटर में मेल डाल दीजिए। आई होप दे विल सॉल्व द इशू। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। स्टे ऑनलाइन। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियली हमारा सेकंड पार्ट, जो कि सोइंग है, और सोइंग के थियोरीज को लेके हम थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। अब जब हमारे सेइंग मशीन्स होते हैं, जो स्टिचिंग मशीन्स हम बोलते हैं जिसको, कुछ स्पेसिफिक तरीके के होते हैं। हम जो मैम ये मशीन्स के प्रैक्टिकल बारे, वर्कबुक का सेकेंड चैप्टर है क्या? ये थियोरी का ही सेकंड चैप्टर है।
प्रैक्टिकल वर्क ओके। बुक। अच्छा, प्रैक्टिकल वर्क बुक का कौन सा चैप्टर? ये ब्लॉक 2 है आपका, जो कंटेंट थियरी कंटेंट है उसका ब्लॉक 2 में आपको ये मिलेगा। प्रैक्टिकल वर्क मैम बुक जो के बोलिए। प्रैक्टिकल वर्कबुक में सेकंड चैप्टर है उसको पैटर्न डिजाइन करना, वो अभी आप बताओगे या कंप्लीट हो गया कल वो की मैं क्लास का ही? कल की क्लास में जब जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट बताऊंगी, कल की क्लास में मैं ओके। पैटर्न्स का भी डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी, पैटर्न डिजाइन क्योंकि वो बताऊंगी। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कैसे कर बनाया होगा। हाँ जी, मैं बताऊंगी उसका। अ, अभी हम आज कल और आज हमने पहले थियरीज हम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एक बार पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिकल समझना इजी होगा। ठीक है, तो कल के क्लास में भी हमने पैटर्न मेकिंग का थियरी किया। आज के क्लास में हम स्टिचिंग मशीन का और सेइंग मशीन का थियरीज के बारे में बात करेंगे। और फ्राइडे जो हमारा क्लास है उसमें हम थोड़ा बहुत अगेन, मशीन तो सबके पास, आप लोगों के पास है नहीं, तो मैं डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करने वाली हूँ, सीम टाइप्स के बारे में बात करने वाली हूँ, और पैटर्न्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगी आपको करके। ओके, नाउ लेट्स कम बैक हियर। हम जो स्टिचिंग मशीन के बारे में, सोइंग मशीन के बारे में बात करेंगे, वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि इसमें कौन सा स्टिच होता है। जो मशीन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अ, हल भले आपके डोमेस्टिक मशीन्स है जो कि पहले के टाइम पे हाथ से चलाते थे, टेलरिंग शॉप में आपने देखा होगा जो पैर से चलाते हैं, या तो मशीन्स वो हो गए जो कि आजकल के टाइम पे सिंगर या उषा के मशीन्स होते हैं, जो कि जस्ट एक पेडल के प्रेस से, मोटराइज मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है जो चलते हैं, या इंडस्ट्री के मशीन्स भी जो इलेक्ट्रिक मशीन्स है। ये सारे मशीन्स में एक चीज़ जो कॉमन है कि उसका स्टिच टाइप, जो स्टिच टाइप होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल निडल लॉक स्टिच। उस लॉक स्टिच का हम डिटेलिंग भी देखेंगे, एक सिंगल निडल लॉक स्टिच जनरली होता क्या है। बट इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टिचेस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ मशीन्स विच आर यूज्ड फॉर दो स्टिचेस। हाउ एवर, ये जो डिफरेंट टाइप के स्टिचेस है वो बस आपके इंडस्ट्रियल मशीन्स में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ओवरलॉक स्टिच हो गया, जैसे आपने देखा होगा आपके जो टी शर्ट्स होते हैं, टी शर्ट्स के अंदर एक स्टिचिंग होता है जो कि रॉ एज को ऊपर ऊपर से कवर करके रखा था, ऐसे राउंड राउंड में स्टिच होता है। ठीक है, उसको हम ओवरलॉक बोलते हैं। तो ये जो स्टिचेस है ये बस इंडस्ट्रियल मशीन्स में ही होते हैं, आपके डोमेस्टिक मशीन्स में या टेलरिंग शॉप के मशीन्स में आपको ये स्टिचेस नहीं मिलेंगे। तो हम जो बात करने वाले हैं वो कॉमन स्टिच टाइप के लेके हम बात करने वाले हैं, तो हम सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन को लेके ही बात करेंगे। ये सारे मशीन्स हमारे घरों में यूज़ होता है, बुटीक्स, टेलरिंग शॉप, फैक्ट्रीज, हर जगह पे यूज़ होता है। हाथ से भी हो सकता है, मोटराइज्ड हो सकता है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 धागे होते हैं। ये तीनों मशीन का भी एक-एक करके मैं बता रही हूँ तीनों में डिफ़रेंस क्या है। बट सारे मशीन्स में 2 धागे होते हैं। एक धागा होता है जो कि ऊपर से आता है, जो निडल के थ्रू आता है। दूसरा धागा वो होता है जो नीचे से जाता है और जो बॉबिन के थ्रू जाता है। कल मैंने आपको, जब मैं टूल्स एंड चीज़ों के बारे में बता रही, डिफरेंट टूल्स के बारे में बता रही थी, मैंने आपको दिखाया बॉबिन और बॉबिन केस। ठीक है, बॉबिन और बॉबिन केस के फ़ोटोज़ दिखाए थे मैंने आपको। तो वो बॉबिन केस के अंदर से बॉबिन रहता है, उसके अंदर से धागा आता है जो कि नीचे से जाता है। ये दोनों धागे एक साथ लॉक होता है एंड हेंस अ लॉक स्टिच इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द मशीन्स, द फर्स्ट वन इज़ अ हैंड ऑपरेटेड मशीन, जो कि आपने अपने पुराने घरों में देखा होगा। हैंड, हाथ से ऐसे चलाते थे, एक हाथ से राइट हैंड से चलाते थे, लेफ्ट हैंड से फैब्रिक को पुश करते थे। जनरली बहुत स्लो होते हैं, बट उसका स्पीड भी कंट्रोल करना इजी हो जाता है। ट्रेडल मशीन्स होते हैं, ट्रेडल वो पैडल है जो कि टेलरिंग शॉप के मशीन्स के नीचे रहता है। तो एक टेबल रहता है जिसके नीचे, ऊपर मशीन रहता है, नीचे 2 स्टैंड के साथ वो ट्रेडल लगा हुआ रहता है। जैसे आप ट्रेडल को ऐसे मूव करते हो, ऊपर नीचे मूव करते हो, उसी हिसाब से निडल ऊपर नीचे होता है और मशीन मूव होता रहता है। और फाइनली हमारा है इलेक्ट्रिक या मोटराइज मशीन, जो कि आजकल सबसे पॉपुलरली यूज़ होता है। घरों में, डोमेस्टिक मशीन्स में भी यूज़ होता है, जहाँ पे छोटा सा मोटराइज्ड पैडल दिया हुआ रहता है, जिसमें आप जितना ज़ोर से प्रेस करोगे उतना फास्ट मशीन चलेगा। तो इसमें क्या काम होता है, इसमें एक रोटरी मोटर रहता है। ठीक है, जितना आपका आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट है, उतने हिसाब से, उतने स्पीड से आपका मशीन चलेगा। ठीक है,
तो इन अ वेरी बेसिक आइडिया दिस आर द फ्यू टाइप्स ऑफ मशीन्स। अब हम देखते हैं एक कोई भी एक स्टैंडर्ड सोइंग मशीन का पार्ट्स क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स क्या होता है। अगर ये फोटो आप देखेंगे, ये फोटो इज जनरली ऑफ अ मशीन ऑफ विच इज यूज्ड मोस्टली इन आवर डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स। आपको मोस्टली ये घरों में ये सारे मशीन दिखेंगे। जो हमारा इंडस्ट्रियल मशीन होता है वो बहुत सिमिलर होता है इससे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि यू नो अलग से बस इंडस्ट्रियल मशीन में होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड होता है। बट मोस्ट चीज़ें आपको इस मशीन में मिल जाता है, ये डोमेस्टिक मशीन में मिल जाता है। ठीक है। कोई भी हमारा मशीन होता है, इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं। ठीक है। 3 बेसिक पार्ट क्या है? एक है आप हमारा मशीन, जो कि ये पूरा पूरा मशीन है। देन देयर इज़ अ टेबल जिसके ऊपर वो मशीन को रखा जाता है, और एक स्टैंड होता है। ठीक है। नाउ ये टेबल और स्टैंड का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब आप काम करते हो, आप मोस्टली स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़ में जब लोग काम करते हैं, या अगर आप अपना बुटीक भी स्टार्ट करोगे, या छोटा मोटा कुछ भी स्टार्ट करोगे, यू विल बी वर्किंग एट अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आप ज़मीन पे बैठ के या प्रॉपर सरफेस पे बैठ के नहीं काम करते हो, तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। ठीक है। आपका बैक एक होने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका टेबल और स्टैंड इस हाइट का हो कि आपका जो मशीन है वो प्रॉपर हाइट में आप चला पाओ। ठीक है। नाउ अब आते हैं मशीन के पार्ट्स में। ठीक है। मशीन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स है। हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पॉइंटर दिख रहा है? इज माई पॉइंटर विजिबल? यस मैम। यस। ओके, सो ये वाला राइट वाला साइड जो है, जो कि ऐसे सीधा उठ रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द मशीन लाइक दिस, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं द अपराइट सेक्शन। ठीक है। द अपराइट सेक्शन, अगर आप देखो, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं। स्टार्ट होता है ये पहला चीज़ जो कि है हमारा बैलेंस व्हील। ये साइड में जो है ये है बैलेंस व्हील। ये बैलेंस व्हील जो है ये आप पुराने टाइम पे इसको हाथ से चलाया जाता था। आजकल इलेक्ट्रिकली ये पेडल जब आप प्रेशर देते हो उस हिसाब से ये मूव करता है। बट आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप प्रेशर रेगुलेट करो तो इस बैलेंस व्हील को आप थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द मशीन मूव्स, इट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ द मशीन। कोई भी एक इलेक्ट्रिकल बेल्ट होता है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। ये बैलेंस व्हील हमारे ट्रेडल मशीन्स में भी होते हैं, जो कि टेलरिंग शॉप्स में होते हैं, जहाँ जैसे वो ऐसे पेडल को ऐसे मूव कराता रहता है, उस हिसाब से वो बैलेंस व्हील मूव होता रहता है। ठीक है। इसके आगे ये देखिए, एक है स्टिच लेंथ रेगुलेटर। दिख रहा है आपको? बैलेंस व्हील के नीचे देयर इज स्टिच लेंथ रेगुलेटर। यस। ये स्टिच लेंथ रेगुलेटर क्या है? ये डिसाइड करता है कि आपका निडल कितना देर ऊपर रहेगा और कितनी देर बाद वो नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है? एक एक स्टिच का, आपका जो स्टिच बन रहा है उसके एक एक स्टिच का लेंथ कितना लंबा होने वाला है। ठीक है। जितना लंबा देर निडल ऊपर रहेगा उतना लंबा आपका स्टिच होगा। ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम इसके आगे थोड़ा बात करेंगे और डिटेल में। बट थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए ये समझिए कि कौन सा फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे वो सीम यूज़ हो रहा है। इन सब पे डिपेंड करता है कि स्टिच हमारा कितना लंबा होना चाहिए। जितना लंबा स्टिच उतना लूज़ होता है हमारा स्टिच। ठीक है। एक एक स्टिच का लेंथ जितना लंबा होता रहेगा उतना हमारा स्टिच लूज़ होता रहेगा। जितना छोटे स्टिचेस हम करेंगे उतना टाइट बनेगा हमारा स्टिच। नाउ जैसे अगर हमने मोटा फैब्रिक यूज़ किया है, जैसे डेनिम या कैनवस हो गया, वैसे केसेस में हम मोटा धागा भी यूज़ करते हैं। उसमें हम बहुत छोटे स्टिचेस डाल भी नहीं पाते, उसमें स्टिचेस हमारे थोड़े बड़े ही होते हैं। द स्टिच लेंथ रेगुलेटर इज जनरली सेट एट अ हायर लेवल, जहाँ पे हमारा स्टिच लेंथ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। जहाँ पे हम जॉर्जेट, शिफॉन ऐसे फैब्रिक से काम करते हैं, जहाँ पे फैब्रिक बहुत फाइन है, धागा भी बहुत फाइन है, वहाँ पे हमारे स्टिच लेंथ्स छोटे होते हैं। तो जितना पतला फैब्रिक उतना छोटा स्टिच, जितना मोटा फैब्रिक उतना बड़ा स्टिच। डिटेल में बात करेंगे अभी कुछ देर में, बट फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि इस पॉइंट पे इज द स्टिच लेंथ रेगुलेटर विच
कंट्रोल्स के कितना लंबा होना चाहिए। अब कुछ-कुछ मशीन में एक ये विड्थ रेगुलेटर भी होता है कि कितना मोटा चाहिए मुझे स्टिच, सो उसको हम आगे-पीछे भी कर सकते हैं थोड़ा-सा थ्रेड को। बट देन अगेन कुछ-कुछ स्पेशलाइज़्ड मशीन में ही होता है, सारे सारे मशीन में ये होगा नहीं। इसके नीचे एक और चीज़ देखिए, एक छोटा-सा एक मैम ये फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम उसका स्टिच का जो विड्थ है उसको कैसे फिक्स करेंगे, हमें कैसे पता किस विड्थ पे रखना है? सिल्क ये का है तो विथ किस पे रखना विथ है? वाला जो है ये मोर देन फैब्रिक का रिक्वायरमेंट ये है कौन सा धागा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो धागा हम यूज़ करेंगे उसके हिसाब से होगा, जितना मोटा धागा उतने हिसाब से हमें विड्थ सेट करना है, ठीक है? ये फैब्रिक के हिसाब से नहीं है, क्या थ्रेड यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से है, ठीक है? लेकिन मैम ये भी होता मोटा है ना, तो कभी कभी सिल्क का कपड़ा अगर हम स्टिच कर रहे हैं तो वो कोई एक उसमें थ्रेड बीच में आ जाता है और वो पूरा खींच देता है पूरे कपड़े का, में से ही पूरा चुन्नट जैसे बन जाती है। तो वो उसके लिए तो विड्थ एडजस्ट करनी पड़ती है ना। फिर से बोलिए? जैसे कोई सिल्क का बहुत सेंसिटिव सा हमारा मेटेरियल फैब्रिक है, अगर हम उस पर स्टिचिंग करते हैं नॉर्मल विड्थ का, तो उसका थ्रेड जो है, क्लॉथ का ही जो एक थ्रेड है वो कहीं पे बीच में स्टिक हो जाता है और पूरा कपड़े का ही वो एक लाइन सी बीच में फिल हो जाती है, खाली हो ये जाती है। ये ये जो आप बात बोल रहे तो हो ना, उस समय ये हमें निडल विड्थ का एडजस्ट प्रॉब्लम है, करनी हम बात पड़ती है। करेंगे इसके बारे में। आप जो ये प्रॉब्लम बोल रहे हो, ये स्टिच का विड्थ का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका निडल का प्रॉब्लम है, ठीक है? कि ओके। आपको फाइनर निडल लेना चाहिए था, आपने मोटा निडल ले लिया, ठीक है? हम बात ओके। करेंगे इसके बाद, हम निडल साइज़ेज़ के बारे में भी आज बात करेंगे, ठीक है? लेकिन कौन-सा उस समय भी मैडम हम विड्थ को एडजस्ट करते हैं उस समय थोड़ा सा। आप विड्थ को एडजस्ट करते हो बट वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको ओके। सही निडल लेना पड़ेगा। ठीक है मैम। अगर आप विथ को एडजस्ट करके काम चला रहे हो और आपका काम चल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको निडल सही लेना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैं मैम। बताऊंगी निडल क्यों सही लेना पड़ेगा और फैब्रिक के साथ निडल का क्या रिलेशन है, वो भी हम बात करेंगे आज, ठीक है? ठीक है, वापस यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये रेक्टेंगल सा चीज़ है, ये एक लिवर है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स लिवर। इससे क्या होता है, इसको जैसे आप पुश करके जब मशीन चलाओगे तो मशीन उल्टा चलेगा। इससे क्या होगा, इससे एंड पे लॉक हो जाएगा। एंड का जो स्टिचिंग है, जहाँ पे अगर हम उसको वैसा ही छोड़ देते हैं और खींचते हैं तो वो स्टिच खुल जाएगा। बट ये रिवर्स लिवर से अगर हम थोड़ा सा चला देंगे तो हमारा स्टिच लॉक हो जाएगा एंड पे, ठीक है? अ, वापस यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है, जो अपराइट सेक्शन से परपेंडिकुलर जो ऊपर की तरफ जो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्म, ठीक है? ये आर्म में कुछ-कुछ चीज़ें होती है जो दिखती है, कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं दिखेगी। इसमें एक चीज़ हो सकता है जो कि ऑयल गाइड क्या है? कहीं-कहीं पे विज़िबल है, कहीं-कहीं पे किसी-किसी मशीन में वो दिखता है कि आपका मशीन में ऑयल का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, लुब्रिकेशन और चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो गाइड्स रहते हैं, अगर वो उस गाइड के नीचे चला जाता है तो यू हैव टू ऑयल द मशीन। किसी-किसी मशीन में ये होता नहीं है, ऑयल गाइड साफ-साफ होता नहीं है, तो आपको चला के समझना पड़ेगा कि आपकी मशीन में ऑयल चाहिए कि नहीं। उसके आगे अगर ये देखिए, ये वाला एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्पूल पिन, ठीक है? यहाँ पे हमारा थ्रेड डलता है और यहीं से हमारा थ्रेड यहाँ से निडल के अंदर आगे जाके घुसेगा, ठीक है? इसके बारे में हम थोड़े अगले सेक्शन में बात करेंगे। बट यहाँ पे हमारा स्पूल पिन है, यहीं पे हमें धागा को घुसाना है और यहाँ पे एक गाइड है, छोटा सा एक एक लूप जैसा बना हुआ रहता है, जिसके अंदर से हमें थ्रेड को लेके जाना है, इसको हम थ्रेड गाइड बोलते हैं, ठीक है? इसके आगे वाला सेक्शन, जो ये वाला सेक्शन है, आर्म से अब परपेंडिकुलर जो सेक्शन जा रहा है नीचे की तरफ, इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं फेस। इस फेस में क्या है, इसमें मोस्ट काम हो रहा है हमारे मशीन का। इसमें एक छोटा सा लिवर है जो कि जिसके अंदर से मेरा थ्रेड जाता है। यही स्पूल थ्रेड जो है, इसके कुछ कुछ गाइड्स है, ये गाइड्स के अंदर से ये थ्रेड जाता है और ये थ्रेड लेवर को हम थ्रेड लेवर जो है, थ्रेड टिकअप लेवर है, वो थ्रेड को अंदर से खींचता है, पुल करता है और वो निडल के अंदर से वो मूव होता है, ठीक है? इस स्टिच का भी मैं ये प्रोसेस दिखाऊंगी, अभी दिखेगा आपको। इसके अंदर देर आर सर्टेन स्क्रूज,
ठीक है। टेंशन स्क्रूज है जिसके हिसाब से आप उसको टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो। निडल का टेंशन या आपका प्रेशर फुट का टेंशन, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके आगे यहाँ पे हमारा एक निडल बार है जो कि एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसमें स्क्रू लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर आप निडल को इंसर्ट करते हो, निडल को इंसर्ट करके फिक्स करते हो। दैट पार्ट इज कॉल्ड अ निडल बार। देन देयर इज अ प्रेशर रेगुलेटर। ये प्रेशर फुट है, ये जो जो चीज़ हमारे फैब्रिक को होल्ड करता है हमारे मशीन में। फैब्रिक जैसे हम रखेंगे और फैब्रिक को होल्ड करेगा ताकि फैब्रिक मूव करे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर फुट। और उस प्रेशर फुट का प्रेशर को मेंटेन करता है प्रेशर प्रेसिंग रेगुलेटर। एक और ये पीछे एक छोटा सा एक, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जो कि हम पुल करके उठाते हैं फॉर द प्रेशर फुट का लिफ्ट करने के लिए, ताकि हम उसको उठा के उसके अंदर फैब्रिक को घुसा पाए। ठीक है। फाइनली ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं बेड। इसके अंदर दो तीन चीज़ें रहता है। पहले तो इसके अंदर देयर इज़ अ व्हील। ठीक है। एक एक काँटा काँटा जैसा व्हील रहता है, और वो व्हील आगे मूव करता है और वो फैब्रिक को लेके आगे मूव करता है। जैसे वो व्हील ऐसे राउंड मूव करेगा, वो फैब्रिक आगे मूव करेगा। अब अगेन मेरा निडल कितने देर तक ऊपर है, मेरा स्टिच लेंथ रेगुलेटर कहाँ पे सेट है, उस हिसाब से इसका स्पीड चेंज होता रहता है। आपका आप कितना प्रेशर डाल रहे हो इस फुट पेडल में, कितने स्पीड से ये चल रहा है, उसके हिसाब से भी ये इसका स्पीड चेंज होता है। ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके हिसाब से इसका स्पीड ये आपका इस प्लेट का सॉरी इस व्हील का, जिसको हम फीड डॉग बोलते हैं, उसका स्पीड चेंज होता है। एक ये फ्लैट चीज़ होती है, एक मेटल एक फ्लैट चीज़ होती है जिसके ऊपर हम फैब्रिक को रख के मूव कराते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रोट प्लेट। And then otherwise there are other things like there's a bobbin case, bobbin compartment, the entire bed जिसके ऊपर मेरा फैब्रिक मूव करता है। ये बेड जनरली हमारे पास आप लोगों के मशीन में जो है वो आप देखोगे एक फ्लैट बेड होता है। ठीक है। जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है। लाइक अ क्यूबॉइड शेप। इंडस्ट्रियल मशीन्स में ये सिलेंड्रिकल बेड्स भी होते हैं, जहाँ पे आप मान लीजिए ट्राउज़र का हेमिंग करना है, आप ऐसे राउंड में उसको घुसाओ और वो पूरा राउंड में ही टर्न हो। ठीक है। बट अगेन हमारे डोमेस्टिक मशीन्स में वो होता नहीं है। सम इंडस्ट्रियल मशीन्स हैव दोज स्पेशल केसेस। इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ पे कुछ है जो कि आप लोग पूछना चाहोगे? फीड डॉग्स एक बार फिर बताइए मैम, वो जो नीचे दिखता है टीथ वाला, उसको बोल रहे हो क्या? हाँ, उसको हम बोलते हैं फीड डॉग्स। ओके। जो टीथ रहता है, एक छोटा सा व्हील रहता है जिसमें हाँ। टीथ बने हुए रहते हैं। फीड डॉग क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये फैब्रिक को मशीन में फीड कराता है। ठीक है। वो फैब्रिक को ऐसे पकड़ लेता है, उसके कांटे से फैब्रिक पकड़ा जाता है और फैब्रिक को वो आगे फीड कराता है, इसीलिए हम उसको फीड डॉग बोलते हैं। और एक बार ठीक। आपने जो नीचे वो बताया स्क्वायर का स्टील जैसा जो फीड डॉग के साथ ही लगा होता है, उसको क्या थ्रोट बोला प्लेट। आपने? थ्रोट प्लेट थ्रोटल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थ्रोट प्लेट। इसको हम थ्रोट प्लेट थ्रोट बोलते हैं। प्लेट, ओके। ओके। थ्रोट प्लेट। ठीक है। नाउ मैं अब इतने देर तक वही बात कर रही थी। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि कॉमन है हमारे इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक लॉक स्टिच मशीन्स में। जो हमारे बैलेंस व्हील हो गया, कुछ कुछ रेगुलेटर्स है, स्टिच लेंथ, थ्रेड गाइड्स, ये सारी चीज़ें आपके निडल बार, प्रेसिंग बार, प्रेसर फोर्ट, ये सब कुछ हमारे होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इसमें हम एक डालते हैं जो कि रिवर्स वाला, जो हमारा रिवर्स स्टिचिंग का जो लिवर है। इंडस्ट्रियल मशीन में एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं बैक टैक लिवर। बैक टैक लिवर का स्पेशलिटी क्या है? हम उसको प्रेस करके रिवर्स लिवर को आप प्रेस करके आपको चलाना पड़ता है। करेक्ट। बैक टैक लिवर का मतलब है कि आप उसको उठा दो और चलाओ तो वो पीछे ही चलेगा, तो आपको प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आपको मान लीजिए गाड़ी में रिवर्स गियर जैसा हो गया कि आप रिवर्स गियर में एक बार गाड़ी डाल दिए तो गाड़ी तो पीछे ही चलेगा ना, दबा के रखने की तो ज़रूरत है नहीं। तो बैक टैक लिवर वैसा हो गया। ठीक है। जो हमारा प्रेशर फुट का जो लिफ्टर है, ये जनरली हमारे डोमेस्टिक मशीन में
निडल बार के पीछे रहता है, जिससे हम हाथ से उसको उठाते हैं। तो इंडस्ट्रियल मशीन्स में नी के पास देयर इज़ अ स्टैंड, नी के पास एक और पॉइंट रहता है, जहाँ से हम राइट साइड में हम प्रेस करते हैं, तो वो प्रेशर फुट लिफ्ट हो जाता है। तो उसमें आपको हाथ लगाना है, आपके हाथ फ्री रहते हैं, आप हाथ से बस फैब्रिक को हैंडल करो, आपको मशीन हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हाथ से। ये ऑयल विंडो के बारे में अभी मैं जो बात कर रही थी, ऑयल गाइड या ऑयल विंडो, ये सारे आपके इंडस्ट्रियल मशीन में बहुत अच्छे से रहता है। जो हम हमारा मशीन्स है, अभी जो मैं बात कर रही हूँ, आई एम एसेंशियली टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लिटिल लॉक स्टिच मशीन। बट इंडस्ट्री में डबल निडल स्टिच होता है, ट्रिपल निडल स्टिच होता है, तो ट्रिपल निडल या डबल निडल स्टिच के लिए ट्रिपल थ्रेड जाने के लिए आईलेट्स भी चाहिए, होल्स भी चाहिए, ठीक है? तो उतने गाइड्स भी चाहिए, उतने सारे लिवर्स भी चाहिए, थ्रेड लिफ्टिंग लिवर्स भी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल मशीन में वो वाला भी होता है। एक अलग से हमारा ऑयल पेन होता है, एक फुट ट्रेडल होता है। फुट ट्रेडल क्या होता है, जिसको हम नीचे रखते हैं। और एक फाइनली एक और चीज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं बॉबिन वाइंडर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, इसका देखिए यहाँ पे है बॉबिन वाइंडर। बॉबिन वाइंडर क्या करता है, यहाँ पे जो बॉबिन केस के अंदर ये जो छोटा सा बॉबिन है हमारा, हम इसको यहाँ रखते हैं और स्पूल को इस पे थोड़ा सा चला देते हैं, और बैलेंस व्हील के चेंज के हिसाब से हम यहाँ पे धागा को लपेट सकते हैं। इंडस्ट्रियल मशीन में ये बॉबिन वाइंडर ऊपर नहीं होता है, ये साइड में होता है, ठीक है? जहाँ पे हमारा बैलेंस व्हील है, बैलेंस व्हील के बगल में हमारा नीचे होता है हमारा बॉबिन वाइंडर, और वहीं पे हम उसको बॉबिन को वाइंड करते हैं, बॉबिन में थ्रेडिंग करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर सोइंग निडल। नाउ सोइंग निडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोइंग निडल का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम फैब्रिक को या जो भी मटेरियल है, लेदर भी हो सकता है, पेनिट्रेट करें विदाउट causing damage, or at least causing the minimal damage. What do I mean by that? I mean कि अगर हम फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, फैब्रिक पे हम नीडल चला रहे हैं, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि फैब्रिक में हमने कल हमने देखा वॉर्प एंड वेफ्ट होते हैं, वॉर्प के धागे जा रहे हैं और वेफ्ट के धागे जा रहे हैं। जब हम फैब्रिक में स्टिचिंग करते हैं, हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमारा निडल वो वॉर्प और वेफ्ट के बीच में से चला जाए और एक भी धागे को तोड़े ना। ये क्लियर हो रहा है आपका? यस वो मैम। वॉर्प और वेफ्ट थोड़ा सा हटे, वॉर्प के धागे और वेफ्ट के धागे थोड़ा सा हटे, और उसके बीच में से निडल चला जाए, उस कोई भी धागे को तोड़े ना। आप जो अभी पूछ रहे थे मुझे कि फैब्रिक का धागा खिंच जाता है और वो फैब्रिक दुपट्टा जैसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, वो इसलिए होता है कि निडल फैब्रिक के धागे के ऊपर चढ़ गया है, ठीक है? अगर आप पतला निडल यूज़ करोगे, बेटर निडल यूज़ करोगे, तो ये नहीं होगा। तो 2 रीज़न के चलते हो सकता है, या तो आपने मोटा निडल यूज़ किया है, जो उस फैब्रिक के हिसाब से गलत है, या तो आपका निडल का पॉइंट टूट गया है। निडल का जो एंड पॉइंट है वो टूट गया है, और इसके चलते वो फैब्रिक को डैमेज कर रहा है, ठीक है? तो आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हो वो निडल का ही प्रॉब्लम है, वो धागे का प्रॉब्लम नहीं है, धागे का या स्टिच का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैम नीडल्स कितने टाइप की होती हैं? हाँ, हम आ रहे हैं। यू आर वेरी फास्ट। वी आर कमिंग टू योर क्वेश्चंस, ठीक है? अब निडल का पर्पस क्या है? एक तो ये वाला सेपरेट करेंगे, दूसरा निडल थ्रेड को लेके मटेरियल के नीचे जाएगा और स्टिच फॉर्म करेगा, ठीक है? निडल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है? ये वाला इट्स अ यू नो एनलार्ज वर्जन ऑफ अ निडल। ये हमारा फ्रंट व्यू है निडल का, ये बैक व्यू है, और साइड से ये पॉइंट वाला पार्ट ऐसा दिखता है। एक एक करके बात करते हैं। पहला है हमारा निडल का बट, ये वाला पीछे वाला जो पार्ट है, इसको हम निडल का बट बोलते हैं। ये कैसा दिखता है? ये थोड़ा टेपर्ड है, अपर एंड है। ये स्क्रू के अंदर जो निडल का हमारा निडल स्टैंड है मशीन का, उसके स्क्रू के अंदर ये घुसेगा। ये थोड़ा ऊपर की तरफ पिरामिड शेप में टेपर हुआ है। इसके आगे देयर इज समथिंग कॉल्ड अ शैंक। ये जो पूरा जो लंबा लेंथ है, इस पूरे लेंथ को हम बोलते हैं शैंक। ये शैंक पूरी तरह से आपके निडल के स्टैंड के अंदर घुसना है, और यहीं पे ये टाइट होना है। ये वाला पार्ट एकदम सॉलिड होता है हमारा, एंड
इसका डायमीटर ऑफ कोर्स आपका निडल का जो पॉइंट का और स्टिचिंग वाले पार्ट का डायमीटर है उससे ऑफ कोर्स काफ़ी चौड़ा है। इसके आगे क्या है, इसके आगे है शोल्डर। ये शोल्डर क्या है, जहाँ पे हमारा शैंक से टेपर होके निडल की स्टिचिंग वाले पार्ट की तरफ ये छोटा कम होता जा रहा है। अगर आप देखिए ये धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, ब्लेड की तरफ ये थोड़ा थोड़ा करके छोटा होता गया। इसके आगे दो चीज़ें होती है। पहला तो है ब्लेड। ब्लेड क्या है, बेसिकली थोड़ा बहुत कटिंग के लिए। अब मैंने आपको क्या कहा कि मिनिमल डैमेज, ठीक है, मिनिमल डैमेज हमने वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि फैब्रिक में तो चलिए वॉर्प वेफ्ट हट जाएगा, बट देर आर फैब्रिक्स, देर आर मटेरियल्स लाइक लेदर, करेक्ट। लेदर में वॉर्प वेफ्ट की बात नहीं है, लेदर तो एकदम सॉलिड चीज़ है, तो लेदर में आपको वो पियर्स करना पड़ता है, ठीक है, बट हम पियर्स भी ऐसे करें कि वो फट ना जाए। हम उतना ही पियर्स करें जितना वो स्टिच डालने के लिए ज़रूरत है। कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो कि बहुत टाइटली वीव्ड होता है, जैसे हो गया आपका डेनिम, अगेन कैनवस और ड्रॉन। उन केसेस में उसको थोड़ा सा काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये ब्लेड जो है हमारा निडल का, ये वो काटने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके आगे क्या है, उसके आगे हमारा है लॉन्ग ग्रूव। ना ये दो पार्ट में होता है, लॉन्ग ग्रूव होता है एंड शॉर्ट ग्रूव होता है। जो ये पूरा आपका एक लंबा सा ग्रूव बना हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, मेरा पॉइंटर थोड़ा फॉलो कीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा लंबा जो एक ग्रूव बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ग्रूव। अब इसका इस अ, इसी के साइड से, इसी के आगे से मेरा थ्रेड यू नो ये इसमें इंसर्ट होगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो थ्रेड हमारा टिका हुआ रहेगा इसी ग्रूव के अंदर से टिका हुआ रहेगा। वो आपका थ्रेड का जो गाइडिंग सिस्टम है मशीन का, वही इसको हैंडल कर देता है, बट इसी के अंदर से, ये ग्रूव के अंदर से वो रहता है। नाउ इसके आगे ये छोटा सा पार्ट, आई और लॉन्ग ग्रूव के बीच में जो ये छोटा सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ग्रूव। अगर हम ये जैसे फ्रंट व्यू है, इसको अगर हम टर्न करें तो ये एक पार्ट है जो कि थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे उल्टा दबा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्कार्फ, ठीक है। ये जस्ट लॉन्ग ग्रूव ग्रूव के पीछे वाले साइड में है, इसको हम बोलते हैं स्कार्फ, ठीक है। लॉन्ग ग्रूव जितना लंबा नहीं है, छोटा सा है। इसके आगे आई, आई तो जैसे मैंने आपको बताया यहीं से हमारा निडल जाएगा। और फाइनली है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट हमारा डिसाइड करता है कि कौन सा टाइप का निडल है, कौन से फैब्रिक के लिए कौन सा टाइप हम यूज़ करेंगे, वो हम अभी बात करेंगे। तो कैसा पॉइंट है हमारा, पॉइंटेड हो सकता है, मतलब एकदम पॉइंट के आगे जो एकदम एंड वाला पार्ट है उसको हम टिप बोलते हैं, तो टिप पे एकदम पॉइंटेड हो सकता है, थोड़ा राउंडेड हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो वो पॉइंट के हिसाब, पॉइंट ही डिफाइन करता है कि कैसा है निडल का टाइप, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब आते हैं निडल के साइज पे। तो मैं अभी जो आपको बोल रही थी कि मे बी आपने निडल मोटा ले लिया या पतला आपको लेना था। निडल का साइजिंग जो है, इसको हम इसको हम लिखते हैं एज एन एम, ठीक है। एन एम क्या हो गया, इट इज़ अ नंबर मेट्रिक सिस्टम, जहाँ पे इट इज़ बेसिकली द डायमीटर, सॉरी, ये ब्लेड वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का डायमीटर है, ठीक है। इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं, इसको हम दिखाते हैं, द डायमीटर इज मल्टीप्लाइड बाई 100 गिव्स द मेट्रिक साइज। तो जो भी मेरा डायमीटर आया उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निडल का साइज आएगा। तो विच मीन्स अगर डायमीटर 0.9 मिलीमीटर है तो मेरा एन एम हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मेरा निडल साइजिंग डिफाइंड है, ठीक है। डिफरेंट साइज ऑफ निडल्स होते हैं, इसी के हिसाब से मेरा निडल साइज डिफाइंड है। जितना पतला मेरा ब्लेड उतना पतला मेरा निडल, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स पे, ठीक है। जो हमारे फैब्रिक का जो स्टिचिंग होता है, वो जनरली हमारे राउंड पॉइंट या बॉल पॉइंट होते हैं,
तो जो भी हमारे फैब्रिक वाले स्टिचिंग्स मैम होते हैं, आपने एक मिनट, आपने वो 0.9 × 100 बताया था फॉर्मूला, जो डायमीटर अगर 0.9 mm है तो nm कैसे निकलेगा? इनटू 100, ओके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है। तो विच मीन्स कि अगर 9 mm है, 0.9 mm है आपका डायमीटर, इट विल convert to 90 mm. Okay, coming back here, हमारे क्लोथ पॉइंट के जो सबसे कॉमन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है पहला वाला, ये इसके डिफरेंट के पॉइंट्स देखिए, ये हर एक पॉइंट अलग अलग है। तो पहला वाला जो है, इसको हम यूनिवर्सल निडल बोलते हैं। जो आपके मशीन के साथ रेडीमेड जो निडल्स आते हैं, वो जनरली ये यूनिवर्सल होता है, स्लाइटली राउंडेड होता है, मोस्ट फैब्रिक्स में काम आ जाता है। हाउएवर इट इज जस्ट द पॉइंट टाइप, हाँ, इट इज नॉट द साइज। आपको साइज तब भी आपके फैब्रिक के हिसाब से लेना है, बट ये वाला राउंड पॉइंट हमारे मोस्ट केसेस में यूजफुल है। हाउएवर देर आर सर्टेन फैब्रिक्स जहाँ पे हमारा इट इज़ बेटर टू यूज नॉट अ राउंड पॉइंट बट अ बॉल पॉइंट। ये कौन से फैब्रिक्स हो गए? ये मेरे निट वाले फैब्रिक्स हो गए। जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं उसमें लूप से, कल कल जैसे मैं दिखा रही थी आपका वॉर्प एंड वेब, वो तो आपके वोवन फैब्रिक्स हो गए। जो हमारे निटवेयर हो गए, वहाँ पे लूप्स बने रहते हैं। वहाँ पे एक भी लूप, अगर अगर आपका वोवन फैब्रिक का वॉर्प या वेब का एक यार्न टूटा भी, तब भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका फैब्रिक फटेगा नहीं, ठीक है। बट अगर आपका नीटेड फैब्रिक का एक भी यार्न टूटा तो वहाँ से धीरे 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 फैब्रिक उधेड़ते रहेगा, धीरे 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 फूलता रहेगा। यू मस्ट हैव सीन कि आपके स्वेटर्स वगैरह में एक जगह पे अगर होल हो गया, वो धीरे 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 बढ़ता रहता है। टी शर्ट्स में एक जगह होल हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। होता है ऐसा, यस मैम। है ना? तो फिर जब हम स्टिच कर रहे हैं, हमें बहुत ध्यान रखना है कि मेरा फैब्रिक का कोई भी धागा ना फटे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक बॉल पॉइंट निडल यूज करते हैं। ये वाला देखिए, इसका ऊपर वाला पार्ट ना एकदम बॉल जैसा दिख रहा है। ऊपर का पॉइंट जो है, पॉइंट के आगे वाला टिप जो है, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ बॉल, द सेकेंड वन, ठीक है। इस ये क्या करता है, ये हमारा निडल के फैब्रिक के थ्रू जाता है, थ्रेड्स को हटा के अंदर घुसता है। ये पियर्स नहीं करता, ये प्रेशर देके थ्रेड को हटाता है और उसके बीच में से घुसता है, ठीक है। इसके अगला वाला क्या है, इसके अगला वाला इज अ स्ट्रेच के लिए निडल, ये भी बॉल पॉइंट का ही है। इसके केस में क्या होता है, इसके केस में देखिए ये वाला अ, ये वाला पॉइंट को मैडम जो थोड़ा आप नोटिस फिगर कीजिए। दिखा रहे हैं ये बुक में नहीं दे रखा है। ये बुक में नहीं दे रखा है, मैं सोची थी बुक में ये होना चाहिए, बट आई टाइप थॉट ऑफ कि ये नीडल शुड। पॉइंट, टाइप ऑफ नीडल पॉइंट में केवल क्लॉथ, राउंड, बॉल, 3 टाइप का दिया हुआ है। करेक्ट, ये क्लॉथ राउंड बॉल लिखा हुआ है, बट लिखने से मेरे हिसाब से ये आप लोगों को समझ में आना बहुत इजी नहीं था, इसलिए मैं ये डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, ओके। ठीक है। तो मैम आप ये इसका शेयर कर दीजिए स्क्रीनशॉट, ना प्लीज, कभी आप एग्जाम इसका में आएगा स्क्रीनशॉट तो रख लिख लीजिए, सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ओके। है ना? ठीक है, अब वापस मैं इसमें आती हूँ। अभी इसमें थोड़ा अच्छे से नोट कीजिए, ये वाला जो बॉल पॉइंट हमारा था, ये जो हम यूनिवर्सल वाला भी क्लॉथ पॉइंट राउंड पॉइंट वाला था, एकदम सीधा जा रहा है, पॉइंट एकदम सीधा सीधा टेपर हो रहा है, ठीक है। इसके केस में, स्ट्रेच के केस में, हालांकि ये थोड़ा सा दब के फिर ऐसे बढ़ रहा है। तो ये वाला पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ है ना? ये इसलिए है कि ये अगर हमें ऐसा कोई स्टिच करना हो जहाँ पे एक बड़ा लूप बनाना है, जैसे स्ट्रेच फैब्रिक्स हो गए हमारे फैब्रिक्स जिसमें बहुत सारा लाइक्रा होता है, ठीक है, वैसे केसेस में ये बहुत यूजफुल होता है। स्पेसिफिकली हमारे फैब्रिक्स जिससे मान लीजिए आपका लेगिंग बनता है या शॉर्ट्स बनते हैं, उसके केसेस में ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। उसके आगे देखिए, इट इज़ अ डेनिम जीन्स या डेनिम के लिए यूज करने वाला फोर्थ वाला, ये बेसिकली इसके आगे वाले जो है ना, ये मोस्टली कटिंग पॉइंट वाले हैं, ठीक है। कटिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आप फैब्रिक को काट रहे हो, ठीक है। अभी मैंने
अभी इससे पहले मैंने क्या कहा था कि मिनिमल डैमेज, तो बट कटिंग भी अगर करना है, देयर आर फ्यू फैब्रिक्स व्हिच आर वेरी वेरी टाइटली वोवन, जिसको आप जिसके वॉर्प और वेफ्ट को आप अलग करके धागा नहीं घुसा सकते, और आपको मोटा धागा भी यूज़ करना है। मोटा धागा यूज़ मतलब मोटा निडल भी यूज़ करना है, ठीक है? तो बहुत पतला भी नहीं यूज़ कर पा रहे हो। निड अब सोचिए डेनिम यूज़ करने चले और पतला निडल्स यूज़ करने चले, निडल ही टूट जाएगा, स्टिच ही नहीं हो पाएगा, करेक्ट? तो आपको मोटा निडल यूज़ करना है, बट आपका पॉइंट अलग होगा। इसमें पॉइंट होगा कटिंग पॉइंट। ये देखिए कितना शार्प है, ठीक है? ये वाला अगर आप देखेंगे आपके यूनिवर्सल पॉइंट के साथ कंपेयर करके देखिए, दिस इज सो शार्प, ठीक है? ये बहुत शार्प होता है, ये फैब्रिक को थोड़ा सा कट करके स्टिच करता है। क्विल्टिंग वाला भी वही है, कटिंग पॉइंट है बट पतला है। इसका विड्थ देखिए आप, जीन्स वाला का विड्थ देखिए और क्विल्टिंग वाले का विड्थ देखिए। क्विल्टिंग आई होप आप सबको पता है क्या है, जो हम रजाइयाँ बनाते हैं, है ना? उसमें ऐसे हम क्रिस क्रॉस स्टिचिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्विल्टिंग, ठीक है? इसके आगे ये क्या है, इसके आगे हम जो वाला है हमारा, इसको हम बोलते हैं लेदर के लिए, ठीक है? लेदर का अगर आप देखेंगे तो इसका शाफ्ट बहुत शार्प है, बहुत पतला सा निडल है, बहुत शार्प शाफ्ट है, और ये अंदर बहुत शार्पली घुसता है। इसके ऊपर वाला पार्ट भी देखेंगे, कटिंग एज बहुत शार्प है, ठीक है? फाइनली ये हमारा है माइक्रोटेक्स और शार्प निडल। ये बहुत स्पेशलाइज्ड फैब्रिक्स के लिए यूज़ होता है, कुछ स्वेड के लिए यूज़ हो गया, बहुत बहुत फाइन लेदर के लिए यूज़ हो गया, बट अगेन बहुत स्पेशलाइज्ड मशीन्स में यूज़ होता है, बहुत कॉमन नहीं है माइक्रोटेक्स, ठीक है? ये इसका एक इस पेज का में भी आप एक स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो आपको ईजी होगा। आपके कंटेंट में इसके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? क्लोथ पॉइंट में राउंड एंड बॉल एंड कटिंग पॉइंट, इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट कोई इमेजेस नहीं थे। आई थॉट अ इमेज वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहो तो आप इसका भी एक दो चीज़ और चीज़ों पर आप इसका भी फोटो रख सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक आपके इसमें डायग्राम्स थे, तो मशीन का भी आई डोंट थिंक पार्ट्स का फोटो है। तो डिस्क्रिप्शंस तो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, बट इमेजेस का फोटोज नहीं है, तो इनका इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो। पार्ट्स ऑफ सोइंग मशीन रख लिए। यस मैम। और एक इसका भी रख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ नीडल। अगेन इसके भी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन तो है बट इमेज नहीं है। ओके, अब आते हैं हमारा फैब्रिक, नीडल का साइज और स्टिच पर इंच के हिसाब से। स्टिच पर इंच क्या है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, बट पहले नीडल साइज के हिसाब से बात करते हैं। नीडल साइज हमारा क्या है? नीडल साइज है कि फैब्रिक आपका नीडल कितना मोटा है, ठीक है? अब अगर फैब्रिक मेरा पतला होगा, शेयर फैब्रिक है, जैसे ऑर्गेंडी हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया, नेट, वॉयल, शिफॉन, ये बहुत पतले फैब्रिक है, शेयर है, आर पार दिखते हैं, उसमें हम बहुत पतले नीडल्स यूज़ करेंगे। जैसे हमारा फैब्रिक धीरे धीरे भारी होता रहेगा, हमारा निडल साइज बढ़ता रहेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर फैब्रिक शेयर के बाद थोड़े लाइट वेट हो जाएंगे, उसका मतलब कॉटन हो गया हमारा, कुछ क्रेप, रेयॉन, सिल्क, ये सब हो गया, थोड़ा सा मोटा निडल यूज़ करेंगे। इसके आगे लिनन हो गए, मसलिन, कॉर्डरॉय, ये सारे के लिए और थोड़ा मोटा। फाइनली हमारे डेनिम, ट्विड्स, फर्निशिंग है, कैनवस है, इन सब के लिए सबसे मोटा निडल हम यूज़ करेंगे। एक मिनट, let me see if I okay okay let me come back to this। फिर आते हैं हम स्टिच पर इंच। हम स्टार्टिंग में जब मशीन का पार्ट्स देख रहे थे, हम एक चीज़ के बारे में बात किए, हम बात किए स्टिच लेंथ रेगुलेटर, ठीक है? अब स्टिच लेंथ रेगुलेटर क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 इंच में कितने सारे स्टिचेस आने चाहिए, ठीक है? अभी जैसे मान लीजिए इसके में देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, ठीक है? 1 इंच में कितने सारे स्टिचेस आएंगे, डिसाइड्स द स्टिच इज डिसाइडेड बाय द स्टिच लेंथ रेगुलेटर। अब जितना बड़ा स्टिच का लेंथ, उतना कम नंबर ऑफ स्टिचेस आएंगे 1 इंच में, हाँ कि ना? हाँ। यस मैम। करेक्ट? जितने बड़े स्टिचेस उतने कम नंबर ऑफ
SPI उतना हमारा कम होता जाएगा। जितने छोटे छोटे चीज स्टिचेस उतने हमारे SPI बढ़ते जाएंगे। अभी मैंने क्या कहा था जब हम स्टिच रेगुलेटर के बारे में बात कर रहे थे कि हमें मोटे फैब्रिक के लिए बड़े स्टिचेस यूज करने हैं, क्योंकि निडली उतनी बार आगे ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम धागा भी मोटा यूज करने वाले हैं। जितना पतला फैब्रिक उतना ज़्यादा हमारा स्टिच रेगुलेटर में स्टिच के लेंथ छोटे होने चाहिए। इसका मतलब हमारे SPI ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे ये चार्ट में देखिए, ये चार्ट आपके बुक में भी है। इसमें देखिए यही यही है कि आपका जितना पतला फैब्रिक उतना SPI ज़्यादा। नंबर ऑफ स्टिचेस पर इंच इज मोर इफ द फैब्रिक वेट इज लेसर। जितना आपका फैब्रिक वेट बढ़ता रहेगा उतना नंबर ऑफ स्टिचेस पर इंच आपका कम होता रहेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका निडल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, निडल का साइज, आपका स्टिच पर इंच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें एक और चीज़ भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारा फैब्रिक मोटा होता रहेगा वैसे ही हमें मोटा थ्रेड भी यूज़ करते रहना है। ठीक है, जितना मोटा फैब्रिक उतना मोटा थ्रेड, उतना कम SPI, उतना मोटा निडल। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. अब ये वाला डायग्राम देखेंगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इसको हम स्टिच फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इट इज़ डन थ्रू दिस 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स आपके इसमें लिखा हुआ है, आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, बट डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो आपको ये समझ में आएगा। ये जो अंदर आप देख रहे हो, ये नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये आपका बॉबिन के, ये बाहर वाला आपका बॉबिन केस और अंदर है बॉबिन। तो ये नीचे से जो धागा जा रहा है ये आपका बॉबिन का धागा है, ऊपर से जो धागा आ रहा है ये आपका निडल का धागा है। ये निडल फैब्रिक को पियर्स करके नीचे पहुंच रहा है और नीचे का धागा ऊपर उठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला स्टेप क्या है, द निडल गोज टू द फैब्रिक एंड ब्रिंग्स द अपर थ्रेड डाउन इनटू द बॉबिन एरिया। ये ऊपर वाला धागा नीचे बॉबिन के पास आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, ये क्योंकि ऐसे घूम गया, ये बॉबिन कंटिन्यूअसली ऐसे घूमता रह रहा है, ये इस ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है। सॉरी, extremely sorry, I had an important call. Let me just go back to the presentation. I hope this is visible. Is the screen visible? Yes, ma'am. जैसे पॉइंट नंबर 2 में गए, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा मूव कर गया है, हमारा बॉबिन केस थोड़ा सा रोटेट कर गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थ्रेड जो है इसमें एक लूप बन जा रहा है। ऊपर वाला जो थ्रेड है इसमें एक लूप बन जा रहा है। ये लूप आगे जाके, ये लूप ही आगे आगे चलता जा रहा है, और ये लूप जो है ये बॉबिन के आगे से जाके, बॉबिन के अंदर जाके, बॉबिन का धागा को खींच के यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बॉबिन का धागा को खींच के ऊपर ले आया है, और यहाँ पे अब ये एक लॉक कर देगा। ठीक है, जैसे ये लॉक कर देगा, इस यहीं पे हमारा सिंगल निडल लॉक स्टिच बनेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर हाउ द स्टिच इज बीइंग फॉर्म्ड? Point number 2, 3 and 4 is basically this loop being forming around the bobbin case, और ये ऊपर ही इस बॉबिन के धागे को खींच के उठा के, यहाँ पे देखिए बॉबिन का धागा और निडल का धागा अलग था, बट ये बॉबिन के धागे के अराउंड जाके बॉबिन के धागे को खींच के ऊपर ले आया और यहाँ पे एक लॉक फॉर्म कर गया। ठीक है, अब आते हैं कुछ इश्यूज जो होते हैं हम जब स्टिचिंग करने जाते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है
आप अगर आपका स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपको दिखेगा देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच आर गिवन कि आप कैसे निडल को थ्रेड करो और मशीन को कैसे सेटअप करो। बट अगेन बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डू नॉट हैव अ मशीन देयर, वो वाला पार्ट जैसे आप करोगे एक एक करके करोगे तो आपको इजी होगा करने में। अगर इफ यू गेट होल्ड ऑफ अ मशीन यू कैन डू दैट। बाकी हम let's start talking about the issues that often happen when you are handling this machine। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है स्टिच का टेंशन का। स्टिच का टेंशन दो तरीके के हो सकते हैं, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि आपका नीडल का टेंशन और बॉबिन का टेंशन दोनों टेंशन इक्वल है और दोनों टेंशन बैलेंस्ड है। एक में भी कहीं पे एक में अगर ज़्यादा रहेगा एक में कम रहेगा तो वहाँ पे लूप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस वाले साइड में भी आपका टेंशन कम रहेगा वहाँ पे आपका लूप्स बनेगा, जिस वाले साइड में आपका टेंशन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे आप वो दूसरे साइड में खींचने लगेगा आपके थ्रेड को। अनबैलेंस टेंशन उसी को हम बोलते हैं। तो हम अगर दोनों टेंशन को इक्वली रखेंगे और ऑप्टिमम रखेंगे तो आपका स्टिच प्रॉपर्ली फॉर्म करेगा। अगेन ये ऑप्टिमम वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग फैब्रिक में अलग अलग टेंशन हो सकता है। ठीक है, आपके पतले फैब्रिक में आपको टेंशन थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, आपके मोटे फैब्रिक्स में आपका टेंशन थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट फैब्रिक यू आर यूजिंग आपके टेंशन अलग होंगे। नाउ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अब आप अगर अगर आपके कंटेंट में जाओगे, आपके स्टडी मटेरियल में जाओगे, ये डिटेल में डिस्कस्ड है। मैं एक एक करके बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग विथ द निडल ब्रेकिंग। निडल ब्रेकिंग क्या होता है कि ऑफन आपका निडल का टिप टूट जाता है। अगर पूरा टूट गया तब तो चलिए पता लग जाएगा आपको कि निडल टूट गया, बट अगर निडल का टिप टूट रहा है और बार बार टूट रहा है, जैसे आप स्टिच करने जा रहे हो आपका निडल बार बार टूट रहा है, सॉरी निडल का थ्रेड बार बार टूट रहा है, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपका टेंशन मशीन का टेंशन सही नहीं है ना। अब कैसे हम इसको समझेंगे सही नहीं है का मतलब क्या है कि आपका निडल का जो थ्रेड है वो बहुत टाइटली बाइंडेड है। ठीक है, निडल जो थ्रेडिंग जो आप कर रहे हो और निडल का जो टेंशन है वहाँ पे देर इज़ अ स्क्रू टू हैंडल दैट। वो स्क्रू को आपने बहुत ज़्यादा टाइटली उसको लगा के रखा है, हेंस निडल का थ्रेड में टेंशन बहुत ज़्यादा है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि आपने थ्रेडिंग सही से नहीं किया है। आपने जो जो सीक्वेंस आपको मेंटेन करने हैं, आपको 1 2 3 4 करके निडल का सीक्वेंस दिखेगा थ्रेडिंग करने के लिए। जो सीक्वेंस है वो आपने आपसे कुछ एक स्किप हो गया है, ये भी बहुत पॉसिबल रीज़न हो सकता है। आपका निडल का इंस्टॉलेशंस भी गलत हो सकते हैं। आपने निडल को जैसे आपको फ्रंट शाफ्ट जहाँ पे घुसना है, आपका शाफ्ट को जिस जिस एंगल में घुसाना है वो ना करके आपने थोड़ा इधर उधर कर दिया, थोड़ा सा बेंड हो गया, उसी के चलते आपका ये पूरा प्रॉब्लम हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप चेक करो जब भी आप निडल को इंस्टॉल कर रहे हो, एक बार निडल को चेक कर लो कि जो मैं पहले मैं बात कर रही थी कि निडल का टिप में भी टूटा हुआ है या थोड़ा निडल थोड़ा बेंट है। बीच में से टूटा हुआ है तब तो बहुत इजीली दिख जाएगा आपको, बट थोड़ा सा टिप कभी कभी टूट जाता है और आपको पता नहीं लगता है। ठीक है, स्पेसिफिकली आप अगर पतला निडल लेके मोटे फैब्रिक में काम कर रहे हो या बहुत सारे लेयर लेके काम कर रहे हो तो बहुत कॉमनली ये होता है कि निडल का टिप टूट जाता है और उसके चलते आपका थ्रेड बार बार टूटने लगता है। ठीक है, और ऑफकोर्स थ्रेड का क्वालिटी तो ऑफकोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके आगे आता है हमारा बॉबिन का थ्रेड का रीज़न टूटने का रीज़न। अब बॉबिन का थ्रेड का टूटने का, जैसे अगर निडल के थ्रेड का टेंशन इज़ वन ऑफ द कॉजेज, तो बॉबिन का थ्रेड इज टेंशन इज ऑल्सो अनदर कॉज। तो हम देखेंगे कि लोअर थ्रेड का टेंशन हमारा सही है कि नहीं। अगर लोअर थ्रेड का टेंशन गलत है तो अगेन थ्रेड टूटने के चांसेस हो सकते हैं। इसके आगे क्या हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है हमारा जो बॉबिन केस होता है उसके एजेस कभी कभी बहुत शार्प हो जाते हैं। नए स्पेसिफिकली जो नए बॉबिन केसेस होते हैं उसके
जो एज है बॉबिन केस का एज जो है वो बहुत शार्प है, जिसके चलते वो धागा जैसे निकल रहा है उसी में वो कट जा रहा है। अगर ऐसा है सिचुएशन तो आप क्या करेंगे, आप बॉबिन केस को लेंगे, थोड़ा सा रफ सर्विस में थोड़ा सा घिसेंगे तो वो थोड़ा ब्लंट हो जाएगा। दैट विल सॉल्व योर इशू। Another important thing that might happen is that आप जब बॉबिन को वाइंडिंग कर रहे हो, बॉबिन का थ्रेड जब वाइंडिंग कर रहे हो, there is a chance that uh, it might have caused a very टाइटली वाइंडिंग। ठीक है, ठीक से वो वाइंडिंग नहीं हुआ, उस टाइम पे उसका टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके चलते भी ये गलत ये थ्रेड टूट सकता है। बहुत ज़्यादा वाइंड कर लोगे, बहुत ज़्यादा आपने अगर उसमें थ्रेड डाल दिया है तभी थ्रेड्स टूट सकते हैं। इसके आगे क्या होता है, स्किप स्टिचेस। स्किप स्टिचेस का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे वो लॉक फॉर्म नहीं हुआ। मैंने अभी आपको स्टिच का फॉर्मेशन दिखाया, एक स्टिच फॉर्म होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो लॉक है, वो लॉक हुआ तभी वो स्टिच हुआ। तो जब वो लॉक नहीं होता है तो 1 इंच में मान लीजिए आपके 10 स्टिचेस होने हैं, तो कहीं पे वो एक लॉक नहीं हुआ तो वो दो एक साथ हो गया, 2 स्टिचेस एक साथ हो गए। ठीक है, और एक जगह पे बीच में वो लॉक नहीं हो पाया, तो उसको हम बोलते हैं स्किप्ड स्टिचेस। स्किप्ड स्टिचेस का वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन इस आपका थ्रेडिंग गलत हुआ है। आपने जिस सीक्वेंस में आपको थ्रेडिंग करना था उस सीक्वेंस में आपने थ्रेडिंग नहीं किया है, आपका इंस्टॉलेशन ऑफ द निडल इज रॉन्ग, आपका प्रेशर फुट का प्रेशर जो है वो भी गलत हो सकता है। आपने प्रेशर फुट का जो प्रेशर का रेगुलेटर होता है, प्रेसिंग रेगुलेटर होता है, उसको आपने सही से चेक नहीं किया है और जिसके चलते वो लूज हो रहा है और हेंस वो सही से बैठ नहीं रहा है। देर इज अनदर थिंग दैट माइट हैव हैपेंड इज साइज ऑफ द निडल। अगर निडल बहुत ज़्यादा पतला है तो भी आपके स्टिचेस स्किप हो सकते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे ये हमारे हो सकते हैं कि लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड स्टिचेस के बारे में बात कर रहे थे, बैलेंस टेंशन या अनबैलेंस टेंशन के बारे में बात करते, मैं लूप्स के बारे में ही बात कर रही थी। अगर हमारे ऊपर वाले साइड में लूप्स फॉर्म हो रहे हैं तो देर इज़ अ चांस कि हमारे बॉबिन का थ्रेड सही से उसका उसका टेंशन बहुत कम है, तो जिसके चलते वो ऊपर वाला थ्रेड बॉबिन के थ्रेड को पुल कर दे रहा है और ऊपर लूप फॉर्म कर दे रहा है। अगर नीचे लूप फॉर्म हो रहा है तो इसका रीज़न है कि ऊपर का निडल का थ्रेड बहुत टेंशन बहुत कम है, थ्रेड का टेंशन, एंड हेंस बॉबिन का थ्रेड उसको नीचे खींच दे रहा है और नीचे लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। I hope you're able to understand this. ठीक है, these are common questions which come during evaluation. इसके आगे है क्राउडेड स्टिचेस। क्राउडेड स्टिचेस का मतलब क्या है कि एक साथ बहुत सारा आपने SPI मान लीजिए, आपने स्टिच पर इंच 10 पे स्टिच सेट किया है और वो 1 इंच में 10 इंच स्प्रेड आउट होकर होना चाहिए, बट वो 1 इंच तक नहीं हो रहा है, उससे पहले ही वो 10 इंच हो जा रहा है और एक साथ बहुत एकदम क्लस्टर्ड हो जा रहा है। ठीक है, अब वेरी कॉमन रीजन इज अगेन द प्रेशर फुट। आपका प्रेशर फुट का प्रेशर सही नहीं है और इसीलिए फैब्रिक आगे बढ़ नहीं रहा है। प्रेशर फुट बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है फैब्रिक को, हेंस फैब्रिक आगे नहीं बढ़ रहा है और हेंस इसके चलते ये हो रहा है। ठीक है, निडल ब्रेकिंग अगेन a very common thing that happens. Most common reason of needle breaking is, selecting a needle size which is way too fine for the fabric. आपने डेनिम आपको स्टिच करना है और आपने एकदम पतला सा निडल ले लिया तो आपका निडल टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम जब स्टिच करते हैं हम ऑफन थोड़े पिन्स लगा के फिर स्टिच करते हैं ताकि हमारे लेयर्स जगह पे रहे। अब वो पिन के ऊपर से बाई चांस आपका निडल चल गया तो आपका निडल टूट जाएगा। ठीक है, या तो बहुत सारे लेयर्स हो गए तो भी निडल टूट सकता है। अगर आपका निडल प्रॉपरली इंस्टॉल्ड भी नहीं है तब भी निडल टूट सकता है। फिर उसके आगे क्या है, मटेरियल इज नॉट फीडिंग प्रॉपरली। मटेरियल नॉट फीडिंग प्रॉपरली का मतलब क्या है कि फैब्रिक, नीचे वाला फैब्रिक आपका आगे नहीं जा रहा है। ऊपर वाला फैब्रिक को तो चलिए आप थोड़ा हाथ से पुश करते हो, तो नीचे वाला फैब्रिक आपका आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 लेयर है, नीचे वाला आगे नहीं जा रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है, पहला कि प्रेशर फुट का अगेन प्रेशर सही नहीं है
और स्टिच रेगुलेटर का सेटिंग गलत हो सकता है कि ये हो सकता है आपका स्टिच रेगुलेटर इतना कम आपने कर दिया है कि वो नीचे वाला जो हमारा पीक डॉग जो मैं बोल रही थी जो मूव करता है वो नीचे ऐसे राउंड होता है और फैब्रिक को आगे बढ़ाता है वो घूम ही नहीं रहा है, ठीक है। फाइनली पकरिंग ऑन बोथ द लेयर्स ऑफ द फैब्रिक, दोनों साइड में पकरिंग हो रहा है। पकरिंग मतलब क्या कि आपका फैब्रिक ऐसे ऐसे स्क्रंच्ड अप हो जा रहा है, आप स्टिच कर रहे हो तो फ्लैट नहीं बैठ रहा है, ऐसे पूरा स्क्रंच्ड अप हो जा रहा है। इसका एक बहुत रीजन है कि आपने मोटा निडल ले लिया। पतला निडल लोगे तो निडल टूट जाएगा, ज्यादा मोटा निडल ले लोगे फैब्रिक के हिसाब से तो फैब्रिक ऐसे पकड़ कर जाएगा, निडल डैमेज भी हो सकता है, निडल खराब हो सकता है। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आपका धागा खिंच जा रहा है, धागा खींचने से भी जो इफेक्ट आता है वो बेसिकली पकड़िंग ही होता है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Okay, can I just take a 2 minute break and then I start with the pressing part? Yeah. Okay, let's start. Okay, coming to pressing. Pressing क्या होता है? Pressing is when you take a hot iron and you press the fabric. We'll talk about a little difference between pressing and ironing. Please remember the word that I'm using here is pressing. हम ironing word use नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं use कर रहे? हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। हम word pressing use कर रहे हैं। Pressing में हम क्या कर रहे हैं? हम hot iron को ले रहे हैं, fabric के ऊपर रख रहे हैं और press कर रहे हैं, ठीक है। हम फैब्रिक के ऊपर इधर उधर नहीं कर रहे हैं आयन को, बस ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, हेंस द वर्ड इज प्रेसिंग, ठीक है। पर्पस क्या है? क्रीजेस रिमूव करना। आपके फैब्रिक्स जनरली जब आप स्टिच करते हैं उससे पहले वो बहुत क्रीज्ड रहता है, क्रीजेस रिमूव करते हैं हम, एक प्रॉपर शेपिंग देते हैं गारमेंट को। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा वो फुल है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रखा है तो उसको हम श्रिंक करते हैं। बहुत एक क्लीन अपीयरेंस देता है। Overall idea is कि without, if you do not press it, the garment will not look finished, ठीक है। ना प्रेसिंग दो तरीके के हो सकते हैं, अंडर प्रेसिंग एंड टॉप प्रेसिंग। अंडर प्रेसिंग क्या है? जब हम गारमेंट के डिफरेंट सेक्शन को या डिफरेंट पार्ट्स को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जब शर्ट स्टिच कर रहे हो, आप जब कॉलर बनाए, कॉलर को अलग से प्रेस कर लिए एंड देन उसको आप बॉडी के साथ जॉइन किए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अंडर प्रेसिंग। टॉप प्रेसिंग क्या होता है? टॉप प्रेसिंग इज व्हेन यू आर डन विद द एंटायर गारमेंट एंड योर एंटायर all the operations are completed and hence you are doing pressing for the finished garment। एकदम उसको पैकिंग करने से पहले लास्ट आप जब
रेडी कर रहे हो उसको आप टॉप प्रेसिंग कर रहे हो। नाउ टॉप प्रेसिंग तो अंडरस्टैंडेबल है, टॉप प्रेसिंग करेंगे तब वो अच्छे से रेडी सा दिखेगा। अंडर प्रेसिंग का रीज़न क्या है? अंडर प्रेसिंग करने की बहुत मतलब टॉप प्रेसिंग से भी ज़्यादा अंडर प्रेसिंग शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर अंडर प्रेसिंग आप नहीं करोगे, आप हर एक पार्ट के बाद या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बाद, ऑपरेशंस के बाद अगर प्रेसिंग नहीं करोगे तो आपका सीम्स ऑफन सही से बैठेगा नहीं, ठीक है। जनरली अगर आप प्रेस कर देते हो तो आपका सब्सिक्वेंट टास्क बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉकेट स्टिच करना है एक शर्ट का, ठीक है, अगर पॉकेट के कॉर्नर्स को अगर आप प्रेस करके उसको फोल्ड कर लिए, फिर उसके बाद उसको स्टिच करना बिकम्स वेरी इजी, राइट। बट अगर आपने पॉकेट को आयन नहीं किया और उसको बस फोल्ड करके स्टिच करने की कोशिश की, देन इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड very 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 hectic for that matter. So hence and of course it will also not give you a very good finish. तो आप अंडर प्रेसिंग जितना करोगे उतना आपका एंड गारमेंट अच्छा दिखेगा और आपका टॉप प्रेसिंग का काम भी कम हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू आयनिंग एंड प्रेसिंग। आयनिंग हम किसको बोलते हैं? आयनिंग हम उसको बोलते हैं जब हम गारमेंट हम आयन को लेते हैं और उसको किसी कपड़े के ऊपर या आयनिंग के ऊपर ऐसे मूव करते हैं या स्लाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हम स्मूथ कर पाए फैब्रिक को। नाउ हम कभी भी जब हम गारमेंट बनाते हैं तब हम आयनिंग नहीं करते, हम प्रेसिंग करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आयनिंग अगर हम करेंगे उस हीट के चलते फैब्रिक स्ट्रेच कर जाएगा। आपने इतना मेजरमेंट किया, पैटर्न बनाया, उस हिसाब से कटिंग किया, फिर उसके बाद आप जब आयन करने गए और उसको ऐसे मूव कर दिया उस हीट पे, तो वो स्ट्रेच कर जाएगा, ठीक है। आपका पूरा मेजरमेंट ही गलत हो जाएगा। आपको जिसके साथ स्टिच करना था पता लगा वहाँ पे वो मेजरमेंट मैच ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आयनिंग हम कभी भी अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे नहीं करते हैं। आयनिंग हम कर सकते हैं जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स है। आपके रेडीमेड गारमेंट्स जो है, आपके गारमेंट जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप उस पे आयनिंग कर सकते हो। स्टिचिंग कंप्लीट हो चुका है, टॉप प्रेसिंग की जगह आप थोड़ा बहुत आयनिंग कर सकते हो कहीं कहीं पे, बट इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप जब एक गारमेंट बना रहे हो आप प्रेसिंग करो, आप आयनिंग मत करो, ठीक है। बेसिक आयन दो तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी ईदर आवर प्लेन और इलेक्ट्रिक आयन जो ड्राई आयन होते हैं, और नहीं तो हमारे स्टीम इलेक्ट्रिक आयन हो सकते हैं। स्टीम इलेक्ट्रिक आयन में क्या होता है, जहाँ पे यू ऐड ऑन सम वाटर टू इट एंड उसको प्रेस करने से थोड़ा सा स्टीम निकलता है और वो आयनिंग बिकम्स ईजियर। नाउ देर आर इंडस्ट्रियल आयनिंग मशीन्स जहाँ पे बॉयलर, एक पूरा बॉयलर अटैच होता है और जिसको देर आर पेडल्स टू इट, जिसमें अगर आप प्रेस करो तो स्टीम निकलता है। एक चीज़ हालांकि हमें ध्यान रखना है, हम कोई भी फैब्रिक में स्टीम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हमें ये बहुत ख्याल रखना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। देर आर टू सर्टेन फैब्रिक्स जहाँ पे अगर आप स्टीम यूज़ करोगे तो इट बिकम्स इजी टू आयन, फॉर एग्जांपल कॉटन, ठीक है। बट देर आर फैब्रिक्स जहाँ पे अगर आप स्टीम यूज़ करोगे तो आपका गारमेंट श्रिंक कर सकता है, आपके गारमेंट में पैचेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्क, सिल्क पे अगर आप स्टीम डाल दिए तो आपके फैब्रिक पे वो पैचेस आ सकते हैं। तो सिल्क में हम जनरली प्रेफर करते हैं कि हम स्टीम बिल्कुल ना दें। अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या करना है, कौन से फैब्रिक में कैसे आयन यूज करना है, कैसा प्रेस करना है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफन यू हैव टू सी or ask yourself when you are selecting कि कैसे आपको प्रेस करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, डज द फैब्रिक शाइन। शाइन का मतलब क्या है कि जैसे आप उस पर आयन करते हो फैब्रिक में एक शाइन लेके आता है क्या। ये शाइन आने का मतलब क्या है कि या तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो और बहुत ज़्यादा एकदम दबा के उसको आयन कर रहे हो, या तो आपका हीट बहुत ज़्यादा है। अब प्रेशर हम कितना ही देते हैं, बट हीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कौन से टेम्परेचर में सेट कर रहे हो विल डिफाइन इट। सो आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अगर सेट कर दोगे तो आपका फैब्रिक में वो शाइन आने लगेगा। शाइन हमेशा अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपके पीछे लेयर्स हो सकते हैं
अगर फैब्रिक शाइन करने लगे तो ऐसे लाइंस बनने लगेंगे, वो अच्छा नहीं दिखेगा। सेकंड क्या है, फैब्रिक मेल्ट कर रहा है कि नहीं। फैब्रिक मेल्ट का बेसिक रीज़न हीट है, ठीक है। कुछ कुछ फैब्रिक्स है, जैसे मान लीजिए आपके पॉलिएस्टर हो गए, नायलॉन हो गए, आप बहुत ज़्यादा उसमें हीट डाल दोगे तो फैब्रिक पिघल जाएगा। फिर क्या हो गया, अगर फैब्रिक में वाटर मार्क हो रही हैं, ऐसे पैचेस आ जा रही हैं, अगर द मोमेंट आप उसमें स्टीम डाल रहे हो या गीला कपड़ा डाल रहे हो, उसमें अगर आप आयन आयन चलाते हो तो पैच मार्क्स आ जाते हैं। तो कुछ कुछ फैब्रिक्स है जिसमें हमें ध्यान रखना है, अगर वाटर मार्क आता है तो हमें स्टीम या गीला कपड़ा नहीं यूज़ करना है, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमें ये देखना है, हम टेस्ट करके चेक कर सकते हैं हमारा फैब्रिक श्रिंक करता है कि नहीं। अगर फैब्रिक श्रिंक करता है, अगेन हमें कोई स्टीम नहीं यूज़ करना है, ठीक है। फिर क्या है, अगर फोल्डेड एज पे कोई इम्प्रेशन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जब आप ट्राउज़र को आयन करते हो, मेंस वेयर का जो ट्राउज़र होता है उसको जब आयन करते हो, उसका पॉकेट बैग जहाँ पे है वहाँ पे एक एज का इम्प्रेशन आ जाता है। अगर वैसा सिचुएशन हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि उस पॉकेट के अराउंड वाला जो एरिया है वहाँ पे हम बहुत मिनिमल प्रेशर से हम चेक करें, ठीक है। कुछ कुछ फैब्रिक्स है जो हम रेगुलर आयन से स्टिच नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो पाइल फैब्रिक्स होते हैं, आपने फ्लीस देखा होगा, जैकेट्स के अंदर लगते हैं, हुड्स के अंदर लगते हैं। यस, नो, देखा नहीं है फ्लीस, किसी ने नहीं देखा है। टॉवल्स देखा है, यस मैम, प्लीज देखा है। फ्लीस देखा है, ठीक है। हम्म। टॉवल का जो टेक्सचर है बहुत सिमिलर है फ्लीस का भी वैसा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे लूप्स बने रहते हैं। अब फ्लीस को कभी आयरन करने मत जाओ। फ्लीस को आयरन करने के लिए एक अलग सा निडल बोर्ड चाहिए होता है। अदरवाइज वो जो पाइल फैब्रिक्स है, पाइल फैब्रिक जो ऐसे उठे हुए हैं, फ्लीस जैसे थोड़ा उठा हुआ रहता है, ठीक है, वो पूरा फ्लैट हो जाएगा, उसका पूरा लुक खराब हो जाएगा। तो हम कभी भी ऐसे केसेस नहीं करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है जब हम आयन कर रहे हैं कोई भी गारमेंट का। जब हमारे सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक के कोई भी सीम्स है, उसको हम सीम को ओपन करके प्रेस करेंगे। तो फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे, सीम के अंदर के फैब्रिक्स को ओपन करेंगे और प्रेस करेंगे। साइड सीम को भी ओपन करके कर सकते हैं, नहीं तो बैक की तरफ पुश करके हम उसको आयन कर सकते हैं। शोल्डर के केस में भी वही है, शोल्डर का ओपन करके कर सकते हैं, नहीं तो बैक की तरफ ले जाएंगे। कोई भी वर्टिकल सीम्स अगर है, जैसे स्ट्रेट ऐसे सेंटर फ्रंट में प्रिंसेस कट जैसे सीम्स हो गए, उसको भी या तो हम ओपन कर करेंगे, नहीं तो साइड सीम की तरफ ले जाएंगे। ये सब कुछ पीछे की तरफ ले जाएंगे, फ्रंट की तरफ हम कुछ भी नहीं रखेंगे। अगर हॉराइजेंटल सीम्स है, ठीक है, जैसे ऐसे सेंटर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, वैसे सीम्स को हम हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं, एक्सेप्ट वेस्ट सीम। अगर वेस्ट पे कोई सीम है, हम उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, क्योंकि हमारा स्कर्ट नीचे की तरफ होता है। स्कर्ट का वेट नीचे की तरफ होता है, हेंस हम वेस्ट के सीम को ऊपर की तरफ रख के प्रेस करते हैं। बाकी सारे के सारे सीम्स को हम, अगर हॉराइजेंटल है, ऐसे फ्रंट पे है, चेस्ट के सामने से है, हिप लेवल पे है, वैसे कोई भी सीम्स अगर है हॉराइजेंटली, उसको उसका बल्क को हम हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे। अगर वर्टिकल डार्ट्स है, जैसे हमारे कल मैंने जो दिखाया था आपको, वैसे अगर डार्ट्स है तो हम साइड सीम की तरफ रखेंगे। अगर हॉराइजेंटल डार्ट्स है, मान लीजिए किसी किसी ड्रेसेस में आप देखेंगे ऐसे आर्म होल पे एक डार्ट बना हुआ रहता है, वैसे केसेस में अगेन हम नीचे की तरफ रखेंगे। अगर गैदर्स है, गैदर्स को वी शुड नेवर प्रेस। अगर गैदर्स को आप प्रेस कर दोगे तो फिर वो जो फुलनेस है वो पूरा खराब हो जाएगा। हम बस आयन का टिप को लेके जहाँ पे गैदर्स का यू नो स्टिचिंग हुआ है, वहाँ पे हम जस्ट उसको इंसर्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, बट वी शुड नेवर प्रेस गैदर्स। अब आते हैं कि फैब्रिक के हिसाब से क्या करना है, कि कौन से फैब्रिक में कैसे आयनिंग करना है। स्टार्ट विथ कॉटन। कॉटन इज द इजीएस्ट फैब्रिक टू आयन एंड प्रेस, बिकॉज कुछ खास है नहीं,
कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आप आराम से उस हॉट आयन यूज़ कर सकते हो, थोड़ा मॉइस्चर भी यूज़ कर सकते हो, अगर प्रेशर भी डाल सकते हो, अगर आप स्टीम आयन यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जस्ट अगर कॉटन आपका ग्लेज्ड है एक साइड, तो फिर आप ट्राई करो उल्टे साइड आयन करने के लिए, मेन साइड पे आयन मत करो क्योंकि फिर वो ग्लेज खराब हो जाएगा। लिनेन का केसेस में लिनेन का प्रॉब्लम है, लिनेन श्रिंक करने लगता है, ठीक है। तो अगर आपके पास लिनेन है तो आप आयन तो हीट तो यूज़ कर सकते हो, बट मॉइस्चर मत यूज़ करो, स्टीम मत यूज़ करो। Silk is possibly one of the very difficult ones to iron because cling करने लगता है, प्लस आप मॉइस्चर भी नहीं यूज़ कर सकते। तो हम जनरली सिल्क आयन करने के लिए हम बोलते हैं मॉडरेटली हॉट आयन यूज़ करो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मत यूज़ करो और बिल्कुल मॉइस्चर मत यूज़ करो, कोई भी स्टीम नहीं यूज़ करना है। सिंथेटिक फैब्रिक्स के लिए हम जनरली बोलते हैं कूल आयन यूज़ करो। कूल आयन मतलब एक जस्ट गुनगुना सा आयन, बहुत हल्का सा गर्म होगा, हार्डली गर्म होगा, उसको हम कूल आयन बोलते हैं। कूल आयन यूज़ करो, कोई मॉइस्चर मत करो क्योंकि द मोमेंट आप मॉइस्चर सिंथेटिक फैब्रिक में मॉइस्चर करोगे तो आपको वो वाटर के पैचेस, वाटर मार्क्स आने लगेंगे। लाइट वेट वुलन फैब्रिक अगर है आपका, लाइट वेट वुलन्स के केस में आप थोड़ा बहुत गर्म यूज़ कर सकते हो, बहुत कम स्टीम भी यूज़ कर सकते हो और बहुत मिनिमल प्रेशर यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा प्रेशर मत यूज़ करना, ज़्यादा प्रेशर करने से आपका वुलन ऐसे सिकुड़ जाएगा, श्रिंक करेगा और दब जाएगा, इम्प्रेशंस बनने लगेंगे। तो moderately temperatured irons are fine, but not too much pressure. A little bit of moisture is also fine. Pile fabric तो अगर आइडियली स्पेशल इक्विपमेंट में करना चाहिए, जैसे आपका फ्लीस हो गया, स्पेशल इक्विपमेंट के आयन के साथ करना चाहिए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के साथ। However, if you necessarily have to iron a fleece fabric, you should reverse it. उल्टे साइड में आयन करो, मेन साइड में फाइल के ऊपर मत आयन करो, जहाँ पे वो रुए उठे हुए हैं वहाँ पे कभी भी मत आयन करो, ठीक है। नाउ जब हम सीम्स बनाते हैं, स्टिचिंग जब हम करते हैं, हमारा सीम्स बनता है और ये जब हम आयन करने जाते हैं तो हमेशा वो दबता नहीं है, ठीक है। प्रेसिंग करने जाएंगे, आयन चढ़ाएंगे तो वो दबता नहीं है। तो उस बल्क को हम कैसे रिड्यूस करें? बल्क को रिड्यूस करने के 2-3 उपाय हो सकते हैं। एक तो हम उसको ट्रिम कर दें, ठीक है। स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम्स होता है जब सीम राउंड में है, जैसे मान लीजिए आपका आर्म होल हो गया या नेक लाइन हो गया, राउंड वाले सीम्स में ये हमारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगते हैं। तो या तो हम पहला काम ये कर सकते हैं कि हम सीम को थोड़ा सा ट्रिम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम स्लैशेस या क्लिपिंग कर सकते हैं। स्लैशेस या क्लिपिंग मतलब क्या, ऐसे कर्व में सीम है, इतना सीम अलाउंस है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट्स बना दो, ठीक है। इससे क्या होगा, वो ऐसे ओपन हो जाएगा। एंड फाइनली हम नॉचिंग कर सकते हैं। नॉचिंग कल मैं दिखा रही थी आपको, छोटे छोटे वी कट्स बना दो थ्रू आउट आपके सीम में। कम बनाना, बहुत सारे मत बनाना, फैब्रिक का स्ट्रेंथ खराब हो जाता है ज़्यादा नॉचिंग या स्लैशिंग से। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में करो ताकि ये बल्क कम हो जाए। कुछ स्पेशल सीम्स है जो कि वी शुड बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट व्हाइल वी आर डूइंग इट। द फर्स्ट इज अ बायस सीम। बायस सीम क्या है, जहाँ पे हम दो बायस एज को स्टिच करते हैं। कल हम जब बायस के बारे में बात कर रहे थे, यू रिमेंबर पॉसिबली, मैं ये बात कर रही थी 45 डिग्री में अगर आप फैब्रिक को स्ट्रेच करो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होता है। तो अगर आप दो बायस सीम को स्टिच करने जाओगे, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो खिंच जाएगा। आप उसको, बिकॉज हमारा नेचुरल टेंडेंसी है कि आप स्टिच करने जा रहे हो, ऐसा लगता है फैब्रिक हाथ से छूट रहा है तो आप बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हो, ठीक है। फैब्रिक को आराम से जाने दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत करो, अदरवाइज जो मेजरमेंट के हिसाब से था वो मेजरमेंट रहा नहीं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये हो सकता है। एक और प्रॉब्लम बायस सीम का ये है, जहाँ पे एक एक तो बायस में नहीं है, एक तो आपका ग्रेन लाइन पे है, दूसरा आपका बायस पे है, ठीक है। उस केसेस में तो ये और प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जो ग्रेन लाइन पे है वो तो स्ट्रेच नहीं होगा, जो बायस पे है वो स्ट्रेच कर जाएगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन केस होता है जब आप वेस्ट बैंड अटैच करते हो बहुत फ्लेयर वाले स्कर्ट पे। तो वेस्ट बैंड तो आपका
स्ट्रेच होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर आपने एक तो वो ग्रेन उसका क्रॉस ग्रेन है, दूसरा उसके अंदर आपने बकरम डाल के रखा है। बट आपका स्कर्ट जो बहुत फ्लेयर्ड है वो उसका वेस्ट बायस पे है, तो वो स्ट्रेच होने लगता है। तो वैसे केसेस में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेच ना करने चले, हम फैब्रिक को मूव करने दें, ठीक है। उसके आगे क्या है, कर्व्ड सीम्स है। कर्व्ड सीम्स क्या हो गया, जैसे हमारे आर्म होल्स हो गए, नेकलाइंस हो गए, जहाँ पे राउंड पे सीम हो रहा है, ठीक है। अगेन बहुत ध्यान रखना है, मशीन को धीरे धीरे चलाना है, ध्यान रखना है कि हम इक्वल डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा नॉचेस मार्क करो, डिस्टेंसेस में नॉचेस मार्क करो, ताकि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हम स्टिचेस आगे बढ़ाते रहे और मेरा स्टिचिंग होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गैदर्ड सीम। गैदर्ड सीम क्या हो गया, जहाँ पे हमारे फैब्रिक को हमने, जैसे हमारे पफ स्लीव्स हो गए, जहाँ पे एक फैब्रिक को हमने गैदर किया और एक फैब्रिक स्ट्रेट है, तो आपका बॉडी तो स्ट्रेट है बट आपका स्लीव गैदर्ड है, स्लीव में एक्स्ट्रा है। तो जब आप गैदरिंग कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके अगेन पुश करते रहो, जो वाला फैब्रिक को आपको गैदर करना है, जिस वाले पैनल को आपको गैदर करना है उसको ऊपर रखो, जो स्ट्रेट है उसको नीचे रखो। तो अगर मुझे पफ स्लीव बनाना है तो मैं बॉडी को नीचे रखूंगी, स्लीव को ऊपर रखूंगी स्टिचिंग करते टाइम, ठीक है। फाइनली ये है कॉर्नर सीम्स। कॉर्नर सीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉर्नर से आपका स्टिच निकलने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए पॉकेट के कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। तो जब आप कॉर्नर सीम्स बना रहे हो तो ध्यान रखो कि आपका एसपीआई जो भी है, आप कॉर्नर सीम के पास जाके एसपीआई को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आपका स्टिच लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टिचेस थोड़ा बढ़ जाएगा, सो दैट वो स्ट्रेंथन कर देगा आपके स्टिच को, ठीक है। इज दिस क्लियर, आर ऑल दिस क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं डार्ट्स को लेके। इट सिंपल है, डार्ट्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगल पॉइंटेड या डबल पॉइंटेड डार्ट्स। सिंगल पॉइंटेड डार्ट्स हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे जैसे हमने कल देखे थे, जहाँ पे डार्ट एक जगह पे क्लोज हो रहा है और दूसरी जगह से ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, दूसरी जगह से वो खुला हुआ है, तो हमारे बॉडीज में जो डार्ट्स है मोस्टली सिंगल पॉइंटेड डार्ट्स है। डबल पॉइंटेड डार्ट्स हमारे यूज होते हैं जैकेट्स में, कुर्ती में, जहाँ पे ऐसे लंबा सा एक डार्ट होता है, जहाँ पे दोनों साइड पे वो पॉइंट रहता है और बीच में वो खुला हुआ रहता है, ऐसे एक आपको वो एक बर्फी जैसा दिखता है। वी ऑल्सो कॉल दैट एज अ फिश डार्ट, ठीक है। तो जब आप डार्ट स्टिच कर रहे हो, आप वो पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखो, पॉइंट्स को बैक टैक करो, बिकॉज अगर बैक टैक नहीं करोगे तो वहाँ पे आपका पूरा पकड़ हो जाएगा। और इनफैक्ट जब आप बैक टैक कर रहे हो डार्ट के पॉइंट पे, थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट यूज करो, थोड़ा सा एक फैब्रिक का छोटा टुकड़ा लेके उसके ऊपर से स्टिच करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक पीस ऑफ फैब्रिक को लेके उसके ऊपर से स्टिच करो, ताकि आपका स्टिच स्ट्रेट रहे, ठीक है। कमिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द फैब्रिक एंड प्रेपरेशन ऑफ द फैब्रिक, जब आप स्टिच कर रहे हो, कुछ कुछ चीज़ों का, बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसा फैब्रिक हम यूज़ करने वाले हैं। कल नेक्स्ट क्लास में, परसों क्लास में, व्हेन वी टॉक अबाउट पैटर्न, डिज़ाइन टू पैटर्न हम कन्वर्ट करते हैं। बट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर डिज़ाइन हर हर फैब्रिक में नहीं बन सकता। तो आप क्या डिज़ाइन ले रहे हो और उसको कौन से फैब्रिक में बना रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। सारे फॉल सारे फैब्रिक में नहीं आएंगे, तो आप ध्यान रखोगे कि कौन सा फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हो और उस हिसाब से आप उसे बनाओगे। प्रेपरेशन ऑफ फैब्रिक, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आई मीन कि जब आप फैब्रिक को यूज़ कर रहे हो, इंश्योर करो अगर उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल चीज़ है जैसे प्रेसिंग वगैरह, वो तो आपको करना ही है, कोई भी फैब्रिक है। बट मान लीजिए अगर आप निट्स पे काम कर रहे हो, निटवेयर पे काम कर रहे हो, टी शर्ट्स बनाना है आपको, ठीक है, तो आप फैब्रिक को सीधा सीधा कटिंग नहीं, बिछाया और कटिंग नहीं कर सकते, आपको फैब्रिक को बिछा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लीव द फैब्रिक ब्रीथ फॉर अ वाइल, वाई, बिकॉज द मोमेंट आप फैब्रिक को बिछाते हो, स्प्रेड करते हो, फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, आप उसको रिलैक्स होने का टाइम देते हो, तो वो वापस अपने डायमेंशन पे आता है, उसके बाद ही उसको कटिंग करो एंड उसके बाद उसको स्टिचिंग करो। अगर ये आप नहीं करोगे तो फैब्रिक स्ट्रेच हो जाएगा, आप कटिंग तो कर दोगे बट फाइनली वो श्रिंक होके आपका मेजरमेंट छोटा पड़ जाएगा। इज दिस क्लियर?
Yes, ma'am. फैब्रिक हम जब ले करते हैं, स्प्रेड करते हैं, उसके 2-3 वेरिएशन हो सकते हैं। एक हो सकता है हम ओपन लेआउट करें। ओपन लेआउट का मतलब हम आप पूरी तरह से उसको बिछा दो, फैब्रिक को पूरा खोलो और बिछा दो, उसको हम ओपन लेआउट करते बोलते हैं। कल मुझे कोई पूछ रहे थे आप लोगों में से कि इसको हम फैब्रिक को फोल्ड करके काटेंगे कि नहीं। फोल्ड करके काटने का मतलब है कोई एक लेयर में, मान लीजिए मुझे 2 बार काटना है, एक कोई कोई एक पैनल मुझे फ्रंट 2 बार काटना है, तो मैं फैब्रिक को फोल्ड करके उसके ऊपर फ्रंट को रख के 2 काटूंगी अगर, तो मुझे 2 लेयर मिल जाएंगे, 2 फ्रंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या तो हम लेंथ वाइज भी फोल्ड कर सकते हैं। लेंथ वाइज फोल्ड करने से क्या होगा, अगर मेरा फ्रंट ऑन फोल्ड है विच मीन्स इट्स अ कंटिन्यूअस फ्रंट, तो मैं फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड करूंगी और उस फोल्डेड लाइन में मैं पैटर्न को रखूंगी, और उससे क्या होगा, मुझे एक कंप्लीट ऑन फोल्ड वाला कटआउट मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ और चीजें होती है, हम लेआउट के बाद हम पहले मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग मतलब हम जनरली चौक से कर सकते हैं, मैंने आपको कल कुछ कुछ टूल्स भी दिखाए, मार्कर पेन्स भी दिखाए, फैब्रिक मार्किंग पेन्स दिखाए, वैसे करके हम मार्किंग कर सकते हैं। या तो हम पेपर पे भी मार्कर बना सकते हैं, जहाँ पे फुल मल्टीपल साइजेस के मार्कर्स बनते हैं, कंप्यूटर में भी बनता है, देयर आर कंप्यूटराइज्ड मार्कर्स एस्पेक्ट, एंड देन हम उसको रख के कटिंग कर सकते हैं। जब हम एक सीम चूज कर रहे हैं, बहुत सारे सीम टाइप्स है, अगेन मैं बस आपको थोड़ा थ्योरी दिखा दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्चुअल कुछ 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 सीम टाइप्स के सीम डायग्राम्स के साथ भी दिखा दूंगी। आपके इस कंटेंट में जो डिस्क्रिप्शन है, मैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिखा रही हूँ आपको सीम्स। जो सीम टाइप्स है वो क्या सीम आपको चूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड द वेट ऑफ द फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल, अगेन कमिंग बैक टू कैनवस और अपहोल्स्ट्री फैब्रिक जो आप हमारे होम डेकोर्स में यूज होते हैं, वैसे में आप बहुत पतले सीम्स नहीं यूज कर सकते। जहाँ पे आप शिफॉन यूज कर रहे हो या जॉर्जेट यूज कर सकते हो, वहाँ पे हम बहुत बारीक वाले सीम्स यूज कर सकते हैं, सीम जो जिसमें बहुत सारा डिटेल्ड काम होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो कि थोड़े शेयर होते हैं, जो आर पार दिखता है, वहाँ पे हम रॉ एजेस नहीं छोड़ सकते, हम ओवरलॉक नहीं कर सकते, हमें ऐसा करना है कि हमारा सीम बहुत अच्छे से फिनिश्ड हो, और बिकॉज वो बाहर से दिखेगा। क्या गारमेंट है उस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनर वेयर है, मान लीजिए जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं, उसके जो सीम्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, क्योंकि मोटा सीम करेंगे तो वो चुभेगा आपको, ठीक है। जितना पतला सीम होता रहेगा उतना आपको क्लोज वो बैठेगा, ठीक है। जैकेट्स वगैरह के लिए हम मोटा सीम यूज कर सकते हैं, क्योंकि गारमेंट लूज है, गारमेंट बाहर है। एंड फाइनली इज द सीम पोजीशन, कहाँ पे है वो सीम। अगर सीम बॉडी के एकदम सामने की तरफ है, या तो विजिबल है, या तो मतलब गारमेंट में दिखेगा वो सीम, तो आपको बहुत क्लीन बनाना है। बट अगर लाइनिंग लगना है, मान लीजिए आप एक जैकेट बना रहे हो और अंदर वो पूरा सारे के सारे सीम्स लाइनिंग के अंदर छुप जाएगा, तो शायद आपको उतना डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से उसको क्लीन रखो एंड फिर उसको सील कर दो विथ लाइनिंग। तो कौन से पोजीशन पे आपका ये सीम है, ये भी डिसाइड करता है कि आप किस तरीके का सीम यूज़ करोगे। नाउ कमिंग टू द वेरियस टाइप्स ऑफ सीम्स, कल मैं परसों के क्लास में व्हेन आई show you the the actual seams, I will show you the diagrams of the seams, but at the very basic, अभी समझने के लिए ये समझ लो, एंड कौन से फैब्रिक में और किस यूज के लिए ये होता है ये समझ लो। प्लेन सीम क्या होता है, जहाँ पे 2 फैब्रिक को हम जोड़ते हैं एक सिंगल स्टिच से, इसको हम बोलते हैं प्लेन सीम। कोई भी फैब्रिक जो कि फ्रे कम करता है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो बेसिक कुछ कॉटन हो गए, हमारे लेदर हो गया, लेदर तो फ्रे नहीं करेगा, वैसे फैब्रिक के लिए प्लेन सीम्स आर वेरी यूजफुल। फिर क्या है, टर्न एंड स्टिच्ड एज। प्लेन सीम किया और एज को, कॉर्नर वाले एज को हमने टर्न करके स्टिच कर दिया। अगेन पतले कॉटन, विस्कोस, लिनन, चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फ्रे नहीं होता, एट द सेम टाइम आप बार बार उसको वॉश करने वाले हो, वैसे वाले केसेस में हम एक स्टिच डाल के उसको, एक स्टिच डाल दिया और बाकी रॉ एजेस को एक बार टर्न करके स्टिच कर दिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बायस बाउंड है। अगेन हम एक प्लेन सीम किए, जो रॉ एजेस है उसके ऊपर से हम एक बाइंडिंग डाल दिए, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैब्रिक लेके एक बाइंडिंग डाल दिए। अब ये किस में यूज होता है, ये उन फैब्रिक्स में यूज होता है जो बहुत ज्यादा फ्रे करता है। अगेन जैकेट्स वगैरह में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आर्म होल फिनिश करने के लिए, नेकलाइन फिनिश करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर है हमारा ओवरलॉक्ड एज। ओवरलॉक्ड एज आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज अगेन ओवरलॉक इट्स अ डिफरेंट मशीन, और हम हाथ से ओवरलॉकिंग कर नहीं सकते। बटन स्टिचिंग कर सकते हैं बट इट्स नॉट द सेम। तो और जो हमारा स्टिचिंग होता है वो जनरली एक ओवरलॉक मशीन होता है, जिसमें हम कोई भी फैब्रिक में जनरली सस्ते गारमेंट्स जो होते हैं, मोस्ट कॉमनली सस्ते गारमेंट्स जो होते हैं, उसमें हर एक में एक प्लेन सीम डाल के उसको ओवरलॉक कर दिया जाता है। फिर है हमारा फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम इज पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीम्स इन गारमेंट्स, जो कि आर अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। ब्लाउजेस हो गए, चिल्ड्रंस वेयर हो गए, इन सब में यूज होता है। कोई भी शेयर फैब्रिक है जहाँ पे आपका सीम पूरा दिखेगा आमने सामने, उसमें आप हमेशा फ्रेंच सीम यूज करो, बिकॉज वो क्लीन एक लुक देता है आपको। फिर हमारा है फ्लैट एंड फिल सीम। फ्लैट एंड फिल सीम सबसे कॉमनली हमारा यूज होता है डेनिम का, जो आपका इनसीम होता है, डेनिम का लेग जो होता है, या शर्ट का जो ये साइड वाला जो सीम होता है, और आपने देखा होगा ऐसा एक सीम होता है कि एक फैब्रिक ऐसे रहता है, दूसरा फैब्रिक ऐसे रहता है, ऐसे स्टिच होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट एंड फिल सीम। ठीक है, अगेन बहुत हार्डी सीम है, आप बहुत वॉश करो फैब्रिक को, गारमेंट को, कुछ नहीं होगा उस सीम का। फाइनली है हमारा वेल्ट सीम। वेल्ट सीम हमारा जनरली यूज होता है थोड़े टेलरिंग वाले गारमेंट्स में, अच्छे वाले टेलर्ड कस्टमाइज्ड गारमेंट्स जो हो गए, हमारे स्कर्ट्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, ट्राउजर। थोड़ा हैवी फैब्रिक अगर है, हमारे सूटिंग के फैब्रिक्स हो गए, डेनिम हो गया, वुल हो गया, इन सारे केसेस में हम वेल्ट सीम यूज करते हैं। So this completes today's session. If you have any questions, we can discuss now. No questions? No, ma'am. Okay, good. No question का मतलब या तो सब समझ में आ गया, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आया। I hope the first thing. Okay. नेक्स्ट क्लास में फिर हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। हम आपको, मैं पैटर्न्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी, और कुछ कुछ रेडी सीम्स का भी मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगी, प्लस सम सीम डायग्राम्स। तो yeah, okay. Then we'll meet again day after tomorrow. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am.